अध्याय 56 सार्वजनिक संबंध। संपादन फोन अंत में तान हान नगी और एन ट्रुएन फोंग अब तान खा के सामने नहीं आए। तन खा को नहीं पता था कि हुओ जून के वकीलों के समूह ने इस मामले को कैसे सुलझाया। हुओ जून उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे केवल अंतिम परिणाम बताया। तनखा के माता पिता द्वारा छोड़ी गई सभी संपत्तियां वापस कर दी जाए, एक नोटरीकृत कागज जोड़ दिया जाए और तन हान नगी ने ऋण नोट पर हस्ताक्षर कर दिए। ऋण नोट में उन फीसों की सूची थी जो किन परिवार ने वर्षों से हड़पी थी, जिसमें किनके के माता पिता की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो गया था। नीचे किन हान यी के हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट थे। मैं अपनी तुलना उनसे नहीं करना चाहता। जब तन खा ने ऋण पत्र देखा तो उसने कागज को मोड़कर अपने हाथ में रखी किताब में चिपका दिया। उसने अपना सिर उठाकर हुओ जून को देखा, जो आधा बैठा था और आधा मेज के पास झुका हुआ था। मुझे उनसे कोई सहानुभूति या दया नहीं है, मैं बस उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती। जब तक वे मेरे सामने नहीं आते, मैं उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहती। बस उन्हें ऐसे ही जाने दो, तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा। तन खा मुस्कुराया। ऐसे लोगों पर अपना कीमती समय बर्बाद करना, क्या यह अफसोस की बात है? हुओ जून ने एक पल के लिए सोचा, फिर लापरवाही से सिर हिला दिया। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपकी बात सुनूंगा। तन खा, वास्तव में यह किसी तरह से जाने देना नहीं है, बल्कि एक तरह की दीर्घकालिक यातना है। हाँ, हुओ जून पहले ही खड़ा हो चुका था जब उसका शरीर रुक गया। उसने अपना सिर घुमाकर डेस्क के पीछे बैठी छोटी लड़की को देखा। तन खा ने अपनी आंखें उठाईं, ऋण नोट वाली किताब को हिलाया और मंद मंद मुस्कुराया। यह थोड़ा डराने वाला है, इसे हाथ में पकड़ना इसे निकालने से भी अधिक डराने वाला है। यह लोगों को अधिक चिंतित, डरा हुआ और हताश बनाता है। हुओ जून दंग रह गया, फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप ठीक कह रहे हैं। जब तक यह ऋण नोट तन खा के हाथों में है, यह तन हान नगी और अन ट्रुएन फोंग को अपना पूरा जीवन भय और चिंता में जीने के लिए पर्याप्त है, तथा वे ऋण से बचने के लिए निगरानी रखते हैं। यह वो कीमत है जो उन्हें चुकानी होगी। तन खा ने अपनी नजरें नीची कर ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पिछला जीवन है या यह जीवन। तन खा को अभी होश आया ही था कि अचानक एक खूबसूरत चेहरा उसके सामने आ गया। वह घबरा गई और सहज रूप से कुर्सी पर सिमट गई। तभी उसने अपना संयम वापस पाया और असहाय होकर पूछा, हुओ जून, तुम इतने करीब क्यों चिपके हुए हो? हुओ जून की अभिव्यक्ति शांत रही। मैं बस यही सोच रहा था कि कब से एक ऐसी जगह जहां मैं देख नहीं सकता, तुम्हारा दिमाग ऐसा हो गया। तन खा ने अपराध बोध से रुककर अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा ली। हुओ जून ने आगे कुछ नहीं पूछा। वह सीधा हुआ और पलटकर पूछा, क्या तुम्हारा परीक्षा परिणाम आ गया है? हाँ। तन खा ने राहत की सांस ली, शांत हुए और जवाब देने के लिए मुड़े। हुओ जून, पढ़ाई के लिए कोटा मिलेगा। किनके? यह कोई कठिन समस्या नहीं है। हुओ जून, तो तुम किस स्कूल में जाना चाहते हो? तन खा रुक गया, असहाय होकर हुओ जून की ओर देखते हुए। मेरी परीक्षा मत लो। हुओ जून ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तान खा ने फिर भी उसकी ओर देखा। विश्वविद्यालय के अलावा क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई दूसरा विकल्प है? इस बार हुओ तुआन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बहुत ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं। तान खा। तान खा ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हुओ जून, लोकतंत्र। उसने तान खा की ओर इशारा किया, फिर अपनी उंगली खुद की ओर उठाई, ध्यान दो। तन खा 2 सेकंड के लिए रुका, फिर उसकी चिढ़ाने वाली हरकत पर जोर से हंस पड़ा। आप वास्तव में लोकतांत्रिक हैं, है न, युवा मास्टर झोंग लो?
यह जानते हुए कि छोटी लड़की जानबूझकर उसके लिए चीजों को मुश्किल बनाने के लिए ऐसा कह रही थी। हो जून अभी भी अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। पहले वह मेज के पास बैठा था, लेकिन अब वह आगे की ओर झुका, आसानी से छोटी लड़की की आंखों तक पहुंच गया। अपने हाथों को कुर्सी के दोनों ओर रख दिया, जिससे छोटी लड़की कुर्सी और उसके शरीर के बीच फंस गई। किनके को तुरंत ही खतरे का आभास हुआ और वह कांप उठा। उसके कंधे सहज रूप से तनावग्रस्त हो गए, लेकिन बाहर से वह अभी भी शांत भाव में था। उसकी पलकें ऊपर उठी हुई थी। इतने पास मत रहो। करीब उसके सामने खड़ा युवक आलस से हंसा और अपने शरीर को और भी करीब दबा लिया। तनखा तनखा ने कुछ सेकंड तक सहन किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। मैं गलत था। मैं अब तुम्हें ऐसा नहीं कहूंगा। नहीं, बस इसे इसी नाम से पुकारते रहो। हो जुन के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया। फिर से फोन करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तनखा ने उसे संदेह से देखा। सच में? हाँ, सच में। किशोरी के गंभीर चेहरे को देखते हुए और इतनी नजदीकी से तनखा को लगा कि उसका चेहरा अंडा तलने के लिए काफी गर्म हो गया है और उसका दिमाग भी ठहर गया है। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, मन ही मन खुद पर नाराज भी हुई कि उसने अभी अभी बहुत जल्दी जल्दी बात कह दी थी और अंततः खुद को इस दुविधा में डाल लिया। लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। तनखा ने चुपके से आह भरी। उसका चेहरा दूसरे व्यक्ति की आंखों से बच सकता था। उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी छोटी थी, क्योंकि वह अभी अभी कहे गए मजाकिया शब्दों को दोहरा रहा था। युवा मास्टर ट्रोंगलाओ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सामने बैठे युवक ने उसे कुर्सी पर जोर से दबा लिया और उसके होठों पर जोर से चूम लिया। या बल्कि काट ले। तनखा इस बात से नाराज थी कि इस व्यक्ति ने अपना वादा नहीं निभाया। वह गुस्से में उसे धक्का देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कौन सी नस छू गई थी। अचानक हो तुआन पागल हो गई। एक हाथ से उसकी दोनों कलाइयों को कसकर पकड़ते हुए उन्हें कुर्सी के आर्मरेस्ट पर दबा दिया। फिर हो जुन और भी नीचे झुका और छोटी लड़की के कोमल होठों को नष्ट करने के लिए और भी अधिक बल का उपयोग किया। पता नहीं कितनी देर बाद हो जून धीरे धीरे दूर चला गया। उसकी आंखें अभी भी उस छोटी लड़की के लाल होठों पर टिकी थी, जिन्हें उसने काट लिया था। उसकी आवाज कर्कश थी। यदि आप विश्वविद्यालय में नहीं जाते हैं, तो आप और कहाँ जाना चाहते हैं? आधे दिन तक हंगामा करने के बाद मुख्य बिंदु अभी भी यहाँ था। तनखा उस पर क्रोधित था, इसलिए वह बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके सामने किशोर की बेहद खतरनाक काली आंखों को देखकर बहुत ही धमकी भरे लहजे में, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं फिर आऊंगा। तनखा केवल अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता था और उस व्यक्ति को मनाने के लिए बोल सकता था। मैं किसी अन्य स्कूल में जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैंने पहले ही अपना आवेदन जमा कर दिया है। मैंने मूल रूप से यूनिवर्सिटी ए का फॉर्म भरा था। सचमुच? किशोर की आंखों में घबराहट के भाव उभरे। वह थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था। हाँ, तनखा ने सिर हिलाया। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है, तो अगले सेमेस्टर से हम एक साल पहले ही सहपाठी बन जाएंगे। युवक को अभी भी चुप और विचलित देखकर तनखा मुस्कुराया। तो सीनियर हो जुन, अगले सेमेस्टर से मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। छोटी लड़की के चिढ़ाने के तहत हो जुन आखिरकार अपने होश में वापस आ गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, छोटी लड़की की ठोड़ी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसके होठों के कोने को हल्के से चूमा, फिर अपनी आंखें उठाई और पूछा, ठीक है, लेकिन तुम कैसे निर्देशित होना चाहती हो? अचानक छोटी लड़की का चेहरा लाल हो गया। कुछ सेकंड बाद
वह इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसे गुस्सा आ गया और वह अपने सामने खड़े युवक को लात मारने वाली थी। ठीक इसी समय घर की नौकरानी ने बाहर से अध्ययन कक्ष का दरवाजा खटखटाया। हो जून ने भौहें सिकोड़ी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। कौन? बाहर खड़ा नौकर युवा मालिक की अप्रत्याशित भावनाओं को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने बहुत सावधानी से कहा, युवा मालिक झोंग लो, यह पुराने घर से बटलर हुओ है। उसने कहा कि उसे मिस किन से कुछ मिलना है। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, हो जून के जवाब देने से पहले तान खा पहले से ही थोड़ा आश्चर्यचकित था। शिक्षक हो यहाँ हैं। हो जुन ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। मत जाओ। तन खा, क्या तुमने उन्हें यह कहते नहीं सुना कि वे मुझे खोजने आए हैं? होआक तुआन, तो तुम नहीं जा सकते। क्यों? कोई कारण नहीं। तान खा ने उसे अनदेखा कर दिया, उस क्षण का फायदा उठाते हुए जब हो जून ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं की थी। झुक गया और दूसरे व्यक्ति को कुर्सी पर दबा दिया, फिर आसानी से घूम गया और बाहर भाग गया। अध्ययन कक्ष के बाहर नौकरानी ने केवल यह देखा कि उसके सामने का दरवाजा धक्का देकर खोले जाने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। फिर उसने मिस तन खा को बहुत प्रसन्न मुस्कान के साथ बाहर जाते देखा। मिस्टर हो कहाँ है? ऊपर, नीचे लिविंग रूम में। नौकरानी छोटी लड़की की सुंदर मुस्कान से प्रभावित हो गई और अपनी बात पूरी करने से पहले ही हकलाने लगी। ठीक है, धन्यवाद। तनखा मुस्कुराया, नौकरानी को सिर हिलाया, फिर मुड़ा और नीचे चला गया। नौकरानी अभी भी आश्चर्यचकित थी कि उसने अभी अभी उन्हें क्यों उत्तर दिया था कि यह यंग मास्टर झोंग लो था, लेकिन अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब अचानक उसने अभी भी खुले अध्ययन के दरवाजे से एक खौफनाक आवाज सुनी, किन के? नौकरानी इतनी डरी हुई थी कि वह कांपने लगी। सहज रूप से उसने अपनी आंखें सामने देखने के लिए उठाईं, केवल यह सुनने के लिए कि छोटी लड़की जो उससे दूर मुंह करके खड़ी थी, वह हंसते हुए बेहतर मूड में लग रही थी, और बिना अपना सिर घुमाए वह नीचे चली गई। नौकरानी ने कान खड़े किए और किसी को अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते सुना। वह इतनी डर गई कि उसका दिल कांप उठा। वह जल्दी से पलटी और दूसरी दिशा में भाग गई। दुल्हन की सहेली विला के लिविंग रूम में सोफे पर तान खा ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया और सामने बैठी हुई जिंगयान को देखा। यह मैंने पहले कभी किसी और की शादी में भाग नहीं लिया, अगर मैं उस समय घबरा जाती हूँ। नगोनैन के पास कोई भी उपयुक्त अविवाहित दोस्त नहीं है और आप अभी अभी देश लौटे हैं, इसलिए आपको देश में किसी को जानने का मौका नहीं मिला है। हो जिंगयान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तो आपके शिक्षक और बहन यान ने एक दूसरे के साथ इस पर चर्चा की और महसूस किया कि आपको और झोंग लो को खोजने के लिए आना सबसे उपयुक्त था। तान खा ने झिझकते हुए कहा, तो तुम्हारी शादी कब है? इस बार आश्चर्यचकित होने की बारी हो जिंगयान की थी। क्या तुमने ट्रोंग लाओ को मुझे पहले ही बता दिया था? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? शांत चुप्पी। दोनों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया और उनके चेहरे पर धीरे धीरे शर्मिंदगी छा गई। लेकिन इस समय मुख्य अपराधी दरवाजा खोलकर अंदर घुस रहा था। दरवाजे में प्रवेश करते ही हो जून ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले तो ठंडे भाव से हो जिंग यान को देखा। क्या तुम्हें शादी की तैयारी नहीं करनी है? तुम्हारे पास यहाँ आने के लिए अभी भी समय कैसे है? हो जिंगयान खड़ा हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और एक सवाल पूछा। युवा मास्टर झोंग लो, पिछले महीने मैंने आपसे मेरी और यान आन की शादी का निमंत्रण किनके तक पहुंचाने के लिए कहा था, लगता है आप भूल गए। हो जून की आंखें अचानक चमक उठीं, सहज रूप से किनके की ओर देखते हुए। तान खा भी उसे आश्चर्य भरे भाव से देख रहा था।
दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे के सामने खड़े रहे। फिर तान खां ने पलटकर कहा, शिक्षक होआक, शायद मैं कुछ देर पहले परीक्षाओं में व्यस्त था, उन्होंने मुझे बताया था लेकिन मैं भूल गया। मुझे बहुत खेद है। हुओ जिंगयान की आंखें थोड़ी हिल गईं, लेकिन अंत में उसने हुओ जून के लिए तान खा के कवर अप को उजागर नहीं किया। वह बस धीरे से मुस्कुराया, यह ठीक है, अध्ययन महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक नया निमंत्रण पत्र दूंगा, दुल्हन की सहेली वाली बात। इसके बारे में सोचो, गोनेन आपसे फिर से संपर्क करेगी। हाँ, तन खा ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हुओ जिंगयान अलविदा कहकर जाना चाहती थी। जाने से पहले तान खा उसे विदा करना चाहता था, लेकिन हुओ जिंगयान ने उसे रोक दिया। एक सज्जन व्यक्ति किसी महिला को इस तरह परेशान नहीं करेगा। हुओ जिंगयान ने मजाक किया। उसकी नजर हुओ जुन पर पड़ी। युवा मास्टर झोंगलो, चलो साथ में बाहर चलते हैं। जाहिर है कि यह देखकर कि हुओ जिंगयान के पास हुओ जून से कहने के लिए कुछ था, तान खा ने अब उसे विदा करने पर जोर नहीं दिया। उसने हुओ जून के उदास चेहरे पर नजर डाली, फिर दोनों लोगों को एक के बाद एक विला से बाहर जाते देखा। विला के मुख्य द्वार के बाहर की ओर चलते हुए, यह उम्मीद करते हुए कि विला के अंदर के लोग शोर नहीं सुन पाएंगे, हुओ जून ने भौहें सिकोड़ी और हुओ जिंगयान को देखा। क्या तुम हमेशा से उसे इस छोटे से विला में छिपाना चाहते थे? हुओ जिंगयान ने अचानक हुओ जून को बीच में रोका, पलटकर पूछा। हुओ जून ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? हुओ जिंगयान ने कहा, मैं तुम्हें बस वह मौका दे रहा हूँ जिसकी तुम दोनों को जरूरत है। क्या मौका है? उसे सबके सामने लाने का एक मौका? हुओ जिंगयान ने अपनी आवाज कम कर दी। अब जब आप देश लौट आए हैं, तो बहुत से लोग हैं जो हुओ परिवार में शादी का रिश्ता पाने के लिए चढ़ना चाहते हैं, भले ही आपके पिता का इस संबंध में कोई इरादा न हो। जब तक आप कोई कदम नहीं उठाते और कोई शोर नहीं मचाते, कोई भी हुओ परिवार की भावी पत्नी के रूप में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। हुओ जून की आंखों की गहराई में भावनाएं थोड़ी डूब गईं। काफी देर बाद उसने अपना सिर उठाया। आप चाहते हैं कि मैं इस अवसर का उपयोग दुनिया के सामने हमारे रिश्ते की घोषणा करने के लिए करूं? युवक की स्पष्ट शत्रुता और अस्वीकृति का सामना करते हुए हुओ जिंगयान अपनी हंसी रोक नहीं सका। मुझे पता है कि उसे पाने की आपकी इच्छा कितनी बड़ी है, हुओ जून, लेकिन आपको ध्यान से सोचना होगा। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कभी बाहरी लोगों से न मिले, कभी किसी ऐसे समूह में शामिल न हो जो आपको लगता है कि उसके जीवन के बाकी हिस्सों में उसे अपवित्र करेगा? हुओ जिंगयान ने एक पल के लिए विराम लिया, हुओ जून को जारी रखने का मौका नहीं दिया और धीमी आवाज में जारी रखा। मान लीजिए कि आप यह कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उसे इस छोटे से विला में हमेशा के लिए छिपाना चाहते हैं? बाहरी लोगों की नजर में भी उसकी कोई वैध स्थिति नहीं है। हुओ जून की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं और उसके हाथ जो उसके बगल में लटक रहे थे, मुट्ठी में बंध गए। लेकिन अंत में उसने अभी भी कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं किया। हुओ जिंगयान ने भी हुओ जून पर बहुत अधिक दबाव नहीं डाला। वे दोनों आधे मिनट तक चुप रहे। फिर हुओ जिंगयान मुड़ा और ड्राइवर की ओर चला गया जो कुछ ही दूरी पर खड़ी कार के बगल में खड़ा था, और एक आखिरी वाक्य कहा, ध्यान से सोचो हुओ जून, तुम्हें और उसे दोनों को ही ऐसे मौके की जरूरत है। हुओ जिंगयान के जाने के बाद हुओ जून एक बार फिर विला में लौट आया। नौकरों ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी और वे पहले ही विला के किसी कोने में भाग गए थे। लिविंग रूम में केवल किन के और हुओ जून ही बचे थे। हुओ जून की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी। तुम उनकी दुल्हन की सहेली बनना चाहती हो? कुछ मिनटों के शांत रहने के बाद किनके ने अब अपनी भावनाओं को स्थिर कर लिया था और एक निर्णय ले लिया था।
यह सुनकर वह खड़ी हो गई और सिर हिलाया। अगर सिस्टर यान आन और टीचर हुओ ने उसे आमंत्रित किया है तो तार्किक और भावनात्मक रूप से आपको जाना चाहिए। हुओ जून की अभिव्यक्ति और भी उदास हो गई। यह सिर्फ इतना था कि उसने किनके को आश्चर्यचकित किया, लेकिन उसने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि वह नहीं जा सकती। किनके को अपने दिल में बेहद आश्चर्य हुआ और वह आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या टीचर हुओ ने तुमसे कुछ कहा? हुओ जून की आंखें अचानक चमक उठीं। अंत में युवक ने कुछ भी नहीं छिपाया और शांति से कहा। उसने कहा कि आपको एक मौका चाहिए। किनके भी दंग रह गया। क्या? मुझे एक की जरूरत है। आपको सभी के सामने लाने का मौका। हुओ जून की आवाज कम थी। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके सामने छोटी लड़की को गले लगाने के लिए स्टूबॉर्न का कब्जा एक वृत्ति बन गया था, जिससे वह एक तरह का संकट था, जिससे वह उसके सामने खो सकता था, जो कि वह अपने दिल से था। यह अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं कर सकता था। वह बस उसे एक जगह में छिपाना चाहता था जिसे वह देख सकता था। उसे नहीं चाहता था कि वह शानदार और पतनशील चीजों के साथ संपर्क में आ जाए, जो सोने और चांदी में भारी पड़ रही थी। लेकिन वह उस व्यक्ति की तरह है जो उसे नहीं कहती है। किसी के द्वारा असहज और अधीरता से उसके नाखूनों को तेज करना। उसके गले में गला गुस्से से भर गया और उसने उदास और निराश आवाज निकाली। किनके को मजा आया, लेकिन वह दिल का दर्द महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसे इस तरह देखना, थोड़ा थोड़ा करके, लगभग अनाड़ीपन से अपने जिद्दी और क्रूर व्यक्तित्व और प्रवृत्तियों को सुधारना, उसे चुपचाप अपने दिल में मौजूद क्रूरता से लड़ते देखना। किनके ने एक हल्की आह भरी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और सामने खड़े युवक की पतली लेकिन मजबूत कमर को भी अपने हाथ से पकड़ लिया। तनखा ने धीरे से उसकी बाहें कस दी, जिससे उसे उसकी गर्मी और अस्तित्व का एहसास हुआ। फिर वह धीरे से बोली, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हुओ जुन। रुकते हुए वह धीरे से हंसी, थोड़ी चंचल, लेकिन उसकी आंखें बेहद गंभीर थीं। यदि आपने अपने इस अथाह रसातल में कदम रखने का फैसला किया है, तो मेरा बाहर निकलने का इरादा नहीं है। मुझे बस उम्मीद है कि आप धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगे, और मैं आपको धीरे धीरे बेहतर बनने में भी मदद करूंगी। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। हुओ जुन का शरीर अकड़ गया। अगले ही पल वह अपनी बाहों को कसने से खुद को रोक नहीं सका और उस छोटी बच्ची को और भी कसकर गले लगा लिया। इस समय उसका ठंडा दिल बेहद भावुक हो गया था। हुओ जून ने अपना सिर छोटी लड़की की गर्दन में दबा लिया, उसके बालों की खुशबू सूंघते हुए, और फुसफुसाए बिना नहीं रह सका, किन-किन। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हुओ जून ने अचानक महसूस किया कि उसकी बाहों में छोटी लड़की थोड़ी सी हिल रही थी, जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया। उसका सुंदर चेहरा तनावग्रस्त था, उसकी मूल रूप से कोमल आंखें भी घबरा गईं। शिक्षक हुओ और बहन गोन इन की शादी, इसने मुझे अचानक कुछ याद दिलाया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या? छोटी लड़की को इस तरह से गंभीरता से अनुरोध करते हुए कभी नहीं सुना था। हुओ जुन ने अचानक उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। चारों आंखों ने एक दूसरे को देखा तनखा बहुत गंभीर था, गंभीर आंखें भी थोड़ी तनावपूर्ण थी। हुओ जुन के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप पूछिए। तनखा ने रुककर धीरे धीरे उस बात को कहने की पूरी कोशिश की जो अचानक उसके दिमाग में आई थी, लेकिन उसे दबाया नहीं जा सका। अगर तुम्हारा मतलब है कि अगर, किस स्थिति में या किस कारण से मैं तन येन से शादी करूंगा? 5 सेकंड बाद। हुओ जुन। अध्याय 57। शादी की पोशाक।
संपादन फोन लिविंग रूम काफी देर तक शांत रहा। यह पुष्टि करने के बाद कि उसने गलत नहीं सुना है, हो जून की नज़र तान खा पर थोड़ी सख्त हो गई और उसके चेहरे पर भावनाएं भी सख्त हो गईं। जाहिर है यह अगर कोई मामूली घृणित बात नहीं है। कुछ सेकंड बाद वह शांत भाव से बोला, तुम शादी कैसे करोगी? तनखा ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। दरअसल उस सवाल को पूछने के बाद उसे तुरंत पछतावा हुआ। वास्तव में वर्तमान स्थिति की तुलना में हो जून शायद टैन येन से उतनी ही नफरत करती थी जितनी वह करती थी। लेकिन उसे यह भी स्पष्ट रूप से याद था, पिछले जीवन में हो परिवार पहुंच से बाहर था और किन परिवार के लिए बहुत अपरिचित था, लेकिन उस विवाह की पहल हो परिवार ने की थी। तनखा कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, अंततः सावधानी से बोला, ओह, दरअसल मैंने एक सपना देखा था। हो जून की आंखें खतरनाक हो गईं। मुझे मत बताओ कि मैंने सपने में उससे शादी की थी। तान खा ने फिर मासूमियत से पलकें झपकाईं, फिर उसने सोचा और कहा, सपनों में और हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। क्या अलग है? तनखा ने झिझकते हुए अभी भी हेल बार वाले हिस्से को छोड़ दिया, जो पहले से ही दूसरों को संदिग्ध बनाने के लिए आसान था, इसलिए उसने खुद को हो तुआन के तेज दिमाग के जाल में डालने की हिम्मत नहीं की। इसलिए कुछ सेकंड सोचने के बाद तान खा ने कहा, सपने में मैं कियानडे हाई स्कूल नहीं गया था, बल्कि कियानचिंग हाई स्कूल ऑफ आर्ट्स गया था। उसके बाद हम कभी नहीं मिले, जब तक मुझे हाई स्कूल ऑफ आर्ट्स से एक व्यवस्था नहीं मिली और मैं एक फिल्म क्रू में भाग लेने के लिए फिल्म उद्योग में चला गया, जिसे एक नृत्य दृश्य फिल्माने की आवश्यकता थी। फिल्म क्रू के बगल में एक लेंस फट गया। काम में गलती के कारण उपकरण फट गया, जिससे आग लग गई। मैं आग में फंस गया था। तान खा रुक गया और हुओ तुआन को सावधानी से देखने लगा। तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन तुम्हारा रूप नष्ट हो गया। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा, सब कुछ नष्ट हो गया। बोलने के बाद तान खा अपनी मूल योजना लगभग भूल गया और अनजाने में चुप हो गया, बेचैनी से हुओ तुआन के चेहरे के हाव भाव को देखने लगा। इस जीवन में वह सोचती रही कि हुओ जून को अपने पिछले जीवन में कितना पछतावा हुआ होगा। उसे बचाने के लिए उसने लगभग सब कुछ खो दिया। उसे विश्वविद्यालय में उज्जवल भविष्य मिलना चाहिए था, लेकिन उस भीषण आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। अगर कोई और समय हो तो वह, इससे पहले कि तनखा अपनी बात पूरी कर पाता, उसने अचानक अपने कान के पास किसी के धीरे से हंसने की आवाज सुनी। तनखा दंग रह गया, फिर गुस्से से अपना सिर उठाया। तुम अब भी हंस सकते हो। उसके सामने खड़े युवक ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी काली पुतलियां हल्की सी चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान थी। यह पहली बार है जब मुझे पता चला है, यह पता चला है कि आपको मेरी उपस्थिति के प्रति इतनी भारी नाराजगी है। सपने में आपको सहज महसूस करने के लिए इसे नष्ट करना होगा। तनखा हैरान रह गया। कुछ सेकंड के लिए वह इस पागल आदमी के मस्तिष्क सर्किट के साथ नहीं रह सका। कुछ सेकंड बीत गए। हो जून की आंखों में कुछ मतलब दिखाई दिया। किनके को जल्दी ही होश आ गया। हो जून ने स्पष्ट रूप से सोचा कि वह ईर्ष्या कर रही थी, क्योंकि वह विश्वविद्यालय में बहुत लोकप्रिय था। किनके के पास इसे नकारने का कोई रास्ता नहीं था। नहीं, मैं तो बस, वास्तव में इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। हो जून नीचे झुका, हंसा और छोटी लड़की को अपने पीछे की दीवार से सटा दिया, जानबूझकर अपने स्वर और दूरी को अस्पष्ट और अनिच्छुक बनाते हुए, और हंसते हुए कहा, यदि आप वास्तव में इसे नहीं देखना चाहते हैं, तो आप जो भी नष्ट करना चाहते हैं वह आपके ऊपर है। तनखा का शरीर अकड़ गया।
उसकी काली काली आंखों में उठने गिरने वाली भावनाएं बहुत करीब थीं। फिर भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि हुओ जून मजाक नहीं कर रहा था। इस पागल को वास्तव में लगा कि अगर वह उसे सहज महसूस करा सके तो भले ही उसका चेहरा नष्ट हो जाए, यह ठीक रहेगा। हुओ तुआन तनखा थोड़ा अधीर था। ठीक है, बस मजाक कर रहा था। हुओ जून ने पलट कर देखा, मानो यह वास्तव में एक हानिरहित मजाक था। वह आधा कदम पीछे हटा, छोटी लड़की की ओर देखा और बिना मुस्कुराए मुस्कुरा दिया। मेरे सपने में तुम्हारा रूप, तुम्हारी आवाज, सब कुछ नष्ट हो गया। फिर क्या? तुम मुझसे सहानुभूति रखती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी। तनखा के गाल उसकी चिढ़ाने से लाल हो गए, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। उसकी आंखें उदास थीं। उसने सहज ही अपनी आंखें नीची कर ली। तुम चले गए। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे जागने से पहले तुम चले गए थे। तुम बहुत लंबे समय तक गायब रहे, जब तक कि मैं वयस्क नहीं हो गया। तुम अचानक प्रकट हुए, लेकिन उस समय तुम विकृत हो चुके थे। मेरे सपने में मुझे नहीं पता था कि यह तुम थे, और इससे भी कम कि तुमने मुझे बचाया। तुमने कहा कि तुम हो झोंगलो थे, फिर तुमने कहा कि तुम किन यान से शादी करना चाहते थे, और तुम किन परिवार से सभी को सिजिउ शहर लाना चाहते थे। अपना पूरा साहस जुटाकर और एक ही सांस में बोलते हुए तनखा अंततः रुक गया। उसने हो जून को देखने के लिए अपना सिर उठाया, कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। हो जून थोड़ा विचलित था। क्या हुआ? छोटी लड़की की आवाज सुनकर हो जून को होश आया। इसके तुरंत बाद वह हंसा, कुछ नहीं, मुझे तो बस यही लग रहा है कि तुम्हारा यह सपना बिल्कुल सच्चा है, या यूं कहूं कि क्या तुमने मुझे इस हद तक समझ लिया है? तनखा ने उसे खाली नजरों से देखा। क्या? हो जून, अगर शुरू से ही मैंने कभी आपका सामना नहीं किया होता या आपसे बातचीत नहीं की होती, तो आपको बचाने के बाद की परिस्थितियों में मैं वास्तव में आपके सामने फिर कभी नहीं आऊंगा। कम से कम मैं हुओ जून की पहचान बिल्कुल नहीं लूंगा। किनके की सांसें तेज हो गईं। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया। वह नहीं चाहती थी कि हुओ जून को कुछ असामान्य पता चले। फिर सावधानीपूर्वक धीरे से पूछा, क्यों? मुझे बताओ। हुओ जून ने मजाक में उससे पूछा, मैंने तुमसे कहा था, हेल बार में आने से पहले मैं तुम्हें लंबे समय से जानता था। मैंने तुमसे यह भी कहा था, उस समय तुम मेरे लिए सबसे साफ और सबसे खूबसूरत मोती की तरह थी, सफेद और बेदाग। मैं तुम्हें अपने दलदल के इस गंदे कोने में नहीं घसीटूंगा। हुओ जुन रुक गया। तो अगर तुम सचमुच मुझे बचाते हो, तो तुम मुझे अपने साथ रखना स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हें ऋण चुकाना चाहता हूँ। इससे तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें बस दान दे रहा हूँ और तुम पर दया कर रहा हूँ। तनखा ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मैंने तुम्हें बचाया था, इसलिए मैं। बोलते बोलते ही तन खा को एहसास हुआ कि उसने अपना संयम खो दिया है और जल्दी से रुक गया। सौभाग्य से हुओ जून केवल आश्चर्यचकित था, इसलिए उसने उसकी ओर देखा और हंसा। इस सपने ने तुम्हें इतना प्रभावित किया? तनखा कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर सिर हिलाया। हुओ जून, उसके बाद तुमने कहा कि मैं तुमसे संपर्क नहीं करूंगी, लेकिन जब तुम वयस्क हो गई तो तुमने किन परिवार को खोजने की पहल की और यहाँ तक कहा कि तुम किन यान से शादी करना चाहती हो। हाँ, हुओ जून ने सोचा कि यह केवल एक मजाक था, इसलिए उसने छोटी लड़की के विचारों का अनुसरण किया और उससे कहा, तो सपने में किन परिवार के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? किनके ने अपना सिर हिलाया और खुद पर हंसा। सपने में तुम भ्रमित थे और किन परिवार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तुम्हारे माता पिता की सारी संपत्ति ले ली।
और तुम्हारा असली चेहरा भी तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया, और यहाँ तक कि तुम्हें किन परिवार से बाहर निकालना चाहता था। वह बोलते बोलते रुक गया। तनखा कुछ सोचने लगा और अविश्वास से हुओ जून की ओर देखने लगा। हुओ जून फिर मुस्कुराया जैसे कि वह समझ गया हो। क्या तुमने भी अपने सपने में मुझसे ऐसे ही प्यार किया था, तान तान? हुओ जून मुस्कुराया और एक तरफ झुक गया। यदि आप उस सपने में हुओ झोंग लो हैं, तो आपकी सारी खुशियां वैसे भी बर्बाद हो चुकी हैं, तो फिर इसका फायदा उठाकर मेरी मदद क्यों नहीं की? क्योंकि किशोर ने अपनी पीठ मोड़ ली थी, वह देख नहीं सका। पलक झपकते ही दीवार के कोने में खड़ी छोटी लड़की की आंखों के गड्ढे लगभग लाल हो गए थे। उसने अपनी उंगलियां भींच ली, हालांकि उसके नाखून उसकी हथेली के मांस में गहरे धंस गए थे, फिर भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। लेकिन जो युवक पानी का गिलास लेने बाहर गया था, उसे कुछ भी पता नहीं था। उसने बस हल्के से और लापरवाही से एक और वाक्य जोड़ा, अगर किन परिवार ने ऐसा काम किया है, तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि वे इसकी बड़ी कीमत चुकाएं। मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता, मैं उन्हें जीवन भर यातना दूंगा, और जब वे मर भी जाएंगे तो मैं उन्हें सबसे पहले नरक में भेजूंगा। वह एक क्षण के लिए रुका, फिर हंस पड़ा। तभी वे इसे आपको लौटा सकेंगे, क्या यह सही नहीं है? आप कैसे हैं? हुओ जून का पानी का गिलास पकड़े हुए हाथ अचानक रुक गया। उसने पाया कि छोटी लड़की की आवाज शांत नहीं लग रही थी। उसने भौहें सिकोड़ी और लगभग सहज रूप से पीछे मुड़ गया। तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया, तो हुओ जून ने केवल किनके की लाल आंखें देखी। वह इसे छिपाना भी नहीं चाहती थी। उसने लगभग अपने दांत पीस लिए, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। तुम्हारा क्या हाल है, हुओ जून? तुमने अपना जीवन थोड़ा थोड़ा करके नष्ट कर दिया। मुझे एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन देने के लिए सब कुछ इस्तेमाल कर दिया। तुम्हारा क्या हाल है? तुम कैसे जीते हो? हुओ जून ने और भी सख्त भौहें सिकोड़ ली। उसने पानी का गिलास एक तरफ रख दिया, तेजी से आगे बढ़ा और छोटी लड़की के चेहरे पर से आंसू पोंछे, लेकिन उसकी आंखें टूटे हुए नल की तरह थीं, जिनकी प्रत्येक बूंद निरंतर एक पथ पर बह रही थी। वह इतना रोई कि उसकी आंखों के कोने और नाक की नोक लाल हो गई थी। यह पहली बार था जब हुओ जून ने तान खा को ऐसी भावनाओं को व्यक्त करते देखा था, जिससे वह एक बेचैन शेर की तरह चिंतित हो गया था, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ था। रो मत, यह सिर्फ एक सपना है। अगर यह वास्तविकता होती, तो क्या आप एक अलग रास्ता चुनते? हुओ जून चुप था। बेशक वह कोई दूसरा रास्ता नहीं चुनेंगे। शायद सपने में तनखा ने पूरी कहानी का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, लेकिन किसी कारण से उसके दिल में एक अवर्णनीय परिचयात्मक एहसास था। उस परिचित एहसास ने उसे बताया कि वह अब भी वैसा ही करेगा। इसके अलावा बिना किसी हिचकिचाहट के हुओ जून की चुप्पी से तान खा को भी वह उत्तर मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। उसने घृणा से अपने दांत पीस लिए। उसकी छाती में इतना दर्द हो रहा था मानो वह फट जाएगी। तुम पागल आदमी हो, हुओ जून, तुम पागल हो। तनखा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऊपर की ओर भाग गया। वह अपने कमरे की ओर भागी, मानो कोई सुनामी या कोई जंगली जानवर पीछे से उसका पीछा कर रहा हो। धमाका, उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। फिर तनखा असहाय होकर दरवाजे के सहारे झुक गई और घुटनों को पकड़ते हुए नीचे खिसक गई, अंततः अपनी सिसकियां रोकने में असमर्थ रही। वह जानती थी कि उसका पीछा कौन कर रहा है। यह लगभग हृदय विदारक था। आत्मदोष और अपराध बोध उसे जिंदा ही निगलना चाहता था। ये भावनाएं इतनी प्रबलता से आईं कि वह लगभग पागल हो गई। तो यह सत्य है। यह पता चला कि ये वे चीजें हैं जो उस चेहरे और उस भयंकर आवाज के पीछे छिपी हैं,
जिन्हें मैं अपने पिछले जन्म में एक अंधे मूर्ख की तरह कभी नहीं देख सका था। कुछ भी नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा करके उसे नष्ट भी करना, फिर भी पागलों की तरह उसे पूरे दिल से प्यार करना। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह कभी वापस नहीं कर सकती। अगले दिन भी तनख्वाह की भावनाएं उदास थी। हुओ जिंगयान और यानान की शादी से पहले सप्ताहांत तक ऐसा नहीं था कि हुओ जुन और किनके को सबसे अच्छे आदमी और दुल्हन की सहेलियों के रूप में अपने कपड़े पहनकर देखने की जरूरत थी। जिसके बारे में बोलते हुए हुओ शेंगफेंग वास्तव में अपने इस दत्तक पुत्र को बहुत महत्व देता है। हुओ जिंगयान और यान एन का विवाह स्थल हुओ परिवार के पुराने घर में आयोजित किया गया था। तार्किक रूप से कहें तो केवल हुओ जून ही इस उपचार का आनंद ले सकता है। लेकिन इस बार हुओ जिंगयान ने इसका इस्तेमाल पहले किया, जिससे घर के कई नौकरों में गुप्त रूप से चर्चा होने लगी कि क्या बूढ़े आदमी हुओ को अपने बेटे को पसंद नहीं है जो हमेशा दिखाई देने से इनकार करता है। इसलिए उसने जानबूझकर हुओ झोंगलों के सामने शक्ति का प्रदर्शन किया। जब उन्होंने उन लोगों को धीमी आवाज में चर्चा करते सुना, तो जिन दो मुख्य पात्रों के बारे में बात की जा रही थी, वे चुपचाप दूसरी मंजिल पर बालकनी में खड़े थे। बाहर से गुजर रही नौकरानी को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि उसकी बातें सुनी गई है। जब वह चुपचाप नीचे चली गई, तो बालकनी से एक हल्की हंसी सुनाई दी। मुझे लगता है कि यह विचार बुरा नहीं है, हुओ जिंगयान ने देखा। क्या राय है? हुओ जुन ने सफेद जेड रेलिंग पर झुकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। युवक ने हुओ परिवार की पुरानी जागीर के क्षितिज को देखा और ठंडी हंसी हंसा। बूढ़े आदमी से कहो कि विरासत का यह हिस्सा तुम्हारे पास छोड़ जाए। इसका इस्तेमाल फिर से मेरे हाथ पैर बांधने के लिए मत करना। हुओ जिंगयान भी यह सुनकर हंस पड़ा। इसके बारे में सपने में भी मत सोचना, यह तुम्हारा होना चाहिए। तुम बच नहीं सकते। इसके अलावा भले ही तुम्हें थोड़ा कष्ट सहने में कोई आपत्ति न हो, फिर भी क्या तुम्हारे पास किनके को अपने साथ कष्ट सहने देने का दिल है? हुओ जिंगयान ने हुओ जून के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। तुम्हें पता है, इस दुनिया में सबसे डरावनी बात है पैसा और शक्ति का न होना। भले ही आप अपनी जान जोखिम में डालें, आप पहले से ही इसका आनंद ले सकते हैं। आप उसे अपने साथ क्यों घसीटना चाहते हैं? हुओ जून ने भौहें सिकोड़ ली। लेकिन अंत में उसने फिर भी खंडन नहीं किया। यह देखकर कि हुओ जून अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, हुओ जिंगयान जानता था कि कैसे सुनना है और विषय बदल दिया। आप और तनख्वाह हाल ही में कैसे हैं? मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप एक हेजहोग हैं? हुओ जिंगयान को शायद ही कभी गुस्सा आया और उसे हंसना पड़ा, अपना सिर घुमाकर उसे देखने के लिए। आज मैंने आप दोनों के आने के बाद कुछ अजीब देखा। क्या हुआ? क्या आपका झगड़ा हुआ था? हुओ जिंगयान का निशाना बहुत सटीक था। एक वाक्य हुओ जून के पैर पर लगा जो पिछले कुछ दिनों से दर्द कर रहा था। उसकी भौहों के बीच की जगह और भी सख्त हो गई। 2 दिन पहले उसने एक सपना देखा था, और फिर सपने में जो हुआ उसके कारण वह मुझसे नाराज लग रही थी। हुओ जिंगयान दंग रह गया, फिर अपना सिर हिलाया और हंसा। क्या तुम्हें यकीन है कि वहां मौजूद व्यक्ति ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है? वैसे भी जितना ज्यादा मैं सुनता हूँ, उतना ज्यादा मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो तुम करोगे। हुओ जून ने ठंडी निगाह से हुओ जिंगयान की तरफ देखा। हुओ जिंगयान हंसा। कुछ सेकंड के बाद उसने हल्के से खांसते हुए, थोड़ा गंभीर, एक शिक्षक के व्यवहार को भी अपनाया। तो वास्तव में सपना क्या था? क्या मुझे तुम दोनों को सुलह करने में मदद करनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। हुओ जून ने उदासीनता से हुओ जिंगयान से अपनी नजर हटा ली। हुओ जिंगयान शांति से मुस्कुराई। मैं एक लड़की के विचारों को तुमसे कहीं बेहतर समझ सकता हूँ। वाकई कोई जरूरत नहीं है।
क्या हमें उसे तुमसे नाराज रहने देना चाहिए, बिना कारण जाने? 2 मिनट बाद हुओ जिंगयान को हुओ जून से उस सपने के बारे में जानकारी मिली। पूरी बात सुनने के बाद हुओ जिंगयान अपनी हंसी रोक नहीं सका। किन के अब आपके बारे में कितना जानता है कि उसे ऐसा सपना आ सकता है? हुओ जून ने कुछ नहीं कहा, वह बस ठंडी सांस लेकर बोला, बस इतना है कि तुमने उसे गलत समझा होगा। हुओ जून, वह तुमसे नहीं बल्कि खुद से नाराज है, हुओ जिंगान ने समझाया। जो लोग खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, उनमें यह बुरी आदत होती है। उसे लगता है कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन उसके पास इसकी भरपाई करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए वह खुद को मानसिक रूप से सजा देगी, शायद अनजाने में भी। हुओ जून ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? वह खुद को दोषी मान रही है। हुओ जिंगयान ने सिर हिलाया। हुओ जून का माथा अभी भी सिकुड़ा हुआ था। यह सिर्फ एक सपना था और इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, और उसने कुछ भी गलत नहीं किया। हुओ जिंगयान ने थोड़ा कंधे उचकाए, न जाने क्या किया, और हंस पड़ी। आप इस मामले के बारे में केवल उससे खुद ही पूछ सकते हैं, लेकिन आप सही हैं, यह सिर्फ एक सपना था। किनके का व्यक्तित्व बहुत तर्कसंगत है, लेकिन एक सपने को इतना महत्व देना, यह वास्तव में थोड़ा अजीब है। हुओ जून कुछ और कहने वाला था, लेकिन इस समय विला से किसी ने पहले ही बालकनी ढूंढ ली थी और कांच के दरवाजे पर दस्तक दी थी। यंग मास्टर झोंगलो, बटलर हो, दुल्हन और दुल्हन की सहेलियों ने अपने कपड़े आजमाना समाप्त कर लिया है। क्या आप दोनों एक नज़र डालना चाहते हैं? हुओ जिंगयान और हुओ जून ने एक दूसरे को देखा, दोनों मौन सहमति जताते हुए, और एक के बाद एक बालकनी से बाहर निकल गए। जब वे फिटिंग रूम में पहुंचे, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से अलग होना पड़ा। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों पर पहुंचे, दो स्टाइलिस्ट दोनों को दो अलग-अलग दिशाओं में ले गए। कमरे में वापस जाते समय हुओ जून के सामने चल रहे स्टाइलिस्ट ने इस अफवाह वाले युवा मास्टर हुओ को ध्यान से देखा, जिसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था, और उसी समय धीमी आवाज में परिचय दिया। बूढ़े आदमी के अनुरोध के अनुसार हाउसकीपर हुओ और मिस यान की शादी चीनी शैली में होगी, इसलिए शैली अधिक पुराने जमाने की है। दुल्हन और दूल्हे के साथी भी उसी तरह के कपड़े पहने होंगे। चीनी शैली। हुओ जून रुका, फिर शांत हुआ। वह चाहे जो भी पहने, सुंदर दिखती है। स्टाइलिस्ट ने शायद ही कभी अपने शब्द खोए, फिर जल्दी से जारी रखा, मिस किन के वास्तव में बहुत सुंदर हैं। इस उम्र में उनका ऐसा व्यवहार है, वह निश्चित रूप से भविष्य में और भी अधिक आकर्षक होंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्टाइलिस्ट को अपनी गर्दन के पीछे ठंडक महसूस हुई। उसने असमंजस में अपना सिर उठाया, फिर पाया कि यह युवा मास्टर, जिससे वे पहले कभी नहीं मिले थे, उसे ठंडे भाव से देख रहा था। दुल्हन से ज्यादा आकर्षक? स्टाइलिस्ट ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और हंसते हुए कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? दुल्हन ही मुख्य पात्र है, यह हम सभी जानते हैं। दुल्हन के कपड़े और गहनों का डिजाइन, यही खास है। मुझे परवाह नहीं है कि दुल्हन कैसी है, यह हुओ जिंगयान का काम है। हुओ जून ने अभी भी स्टाइलिस्ट को ठंडे अंदाज में देखा, लेकिन मुझे वास्तव में अन्य पुरुषों का उसे घूरना पसंद नहीं है। क्या तुम समझती हो, स्टाइलिस्ट? उसकी निगाह और भाव को देखते हुए, अगर उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत की जो उसे समझ में नहीं आया, तो यह यंग मास्टर हुओ सबसे अधिक संभावना है कि उसका सिर तुरंत मरोड़ देगा। स्टाइलिस्ट ने तुरंत एक कुत्ते की तरह व्यवहार किया। समझ गया, समझ गया, समझ गया। उसके बाद उन्होंने पूरे रास्ते बात नहीं की। अंत में हुओ जून को किनके के ड्रेसिंग रूम के बाहर ले जाकर स्टाइलिस्ट रुक गया और अपने दिल की गहराई से राहत की सांस ली, ऐसा महसूस करते हुए कि वह भाग्यशाली था कि वह बस एक दुर्घटना से बच गया। एक गहरी सांस लेते हुए
स्टाइलिस्ट एक खुश चेहरे के साथ मुड़ा। यंग मास्टर झोंगलो, मिस किन इस कमरे में है। बोलने के बाद स्टाइलिस्ट ने दरवाजा खोलने के लिए तैयार किया। फिर उसे उसके पीछे एक ठंडी आवाज ने वापस खींच लिया। आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, स्टाइलिस्ट। स्टाइलिस्ट ने चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लिया। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं दरवाजे के बाहर तुम दोनों का इंतजार करूंगा। हो जून को दरवाजे में प्रवेश करते हुए देखकर दरवाजा बंद हो गया। स्टाइलिस्ट अवर्णनीय रूप से दुखी था। उसने अपना सिर घुमाया, दरवाजे के पास खड़े अपने सहायक की ओर देखा और अपने दिल की गहराइयों से एक सवाल पूछा, क्या मैं एक कामुक भूखे भूत की तरह दिखता हूँ? सहायक, कमरे के अंदर। हो जून ने इधर उधर देखा, फिर भी कोई नहीं दिखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पलटा और अंदर छोटे से कमरे में प्रवेश किया। दरवाजा थोड़ा खुला था। जब हो जून ने दरवाजा खोला और अंदर गया तो उसने देखा कि छोटी लड़की फर्श से छत तक की खिड़की पर खड़ी थी, शोर सुनकर और पीछे मुड़ी। उसका पूरा शरीर एक चमकदार लाल पोशाक में सजे हुए थे। सुंदर पैटर्न ने छोटी लड़की के कोमल और नाजुक फिगर को रेखांकित किया। उसके लंबे बालों को भी स्टाइल किया गया था, अब आधे ऊपर और आधे नीचे। जेट ब्लैक बन पर एक आकर्षक छोटा लाल फूल था। बर्फ की तरह सफेद त्वचा, जेट काले बाल, चमकदार लाल पोशाक। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, हो जून की आंखें अचानक चौंक गईं। उसने घबराहट में चारों ओर देखा। उसके सामने का कमरा अचानक बदल गया। बाहर का चमकीला दिन अचानक अंधेरे में बदल गया। कमरे का हर दरवाजा खुला हुआ था। चारों तरफ एक शानदार लाल रंग था। यह एक शादी के कमरे जैसा था। बड़े बिस्तर पर लाल रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था। लाल कपड़े से परावर्तित मंद प्रकाश में बीच में बैठा हुआ बिस्तर पर चमकदार लाल शादी की पोशाक पहने एक लड़की अपने पैरों को पकड़े हुए कांप रही थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। लंबे काले बाल उसकी बर्फ सी सफेद गर्दन पर लटक रहे थे। उसकी साफ काली आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह उसकी ओर देखते हुए डर से कांप रही थी। तनख्वाह, हो जून की सांस रुक गई। वह अचानक आधा कदम पीछे हट गया। मेरी आंखों के सामने के सारे भ्रम अचानक ज्वार की तरह गायब हो गए, मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। वहां कोई विवाह कक्ष नहीं था, न ही गहरे लाल रंग के रेशमी पर्दे थे, न ही मंद रोशनी थी, और न ही विवाह के जोड़े में आंखों से आंसू बहते हुए कोई छोटी लड़की थी। केवल तनख्वाह खिड़की के पास खड़ा था। उसे ऐसा लगा कि उसकी प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी, इसलिए उसने लाल रंग की पुरानी दुल्हन की पोशाक उठाई और आगे बढ़ गई। हो जून, तुम्हें क्या हुआ है? हो जून ने भौहें सिकोड़ी। मैं भी जानना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ क्या गलत है? संपादक के पास कहने के लिए कुछ है। आज संपादक बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं आप लोगों को एक अतिरिक्त अध्याय दूंगा। ही LT 3 अध्याय 58। क्षमा करें, तन तन डॉट संपादन फुन फुन हुआक तुआन ने भौहें सिकोड़ी। इसके अलावा उसने पहले भी एक बार हो जिंग्यान और यान एन के साथ हॉट पॉट रेस्तरां के बाहर ऐसा अनुभव किया था, इसलिए यह दूसरी बार था जब उसे लगा कि यह भ्रम इतना वास्तविक और तीव्र था। यह इतना वास्तविक है कि यह किसी भ्रम जैसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे यह पहले भी हुआ हो। हो जुन ने जटिल आंखों से अपना सिर उठाया। फर्श से छत तक ऊंची खिड़की पर खड़ी छोटी लड़की दौड़कर उसके सामने आ गई। उसके सुंदर अंडाकार चेहरे पर एक चिंतित भाव था, जो उस तनख्वाह से बिल्कुल अलग था जिसे मैंने अपने सपनों में 2 बार देखा था। यदि सचमुच उसके सामने वही छोटी बच्ची थी,
तो सपने में वह इतनी असहाय और हतप्रभ क्यों लग रही थी। तान खा हो तुआन के सामने रुका, थोड़ा झिझका और बोला, हो तुआन, तुम्हारा रंग रूप अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं। हो जुन शांत हो गया। उसका ध्यान फिर से छोटी लड़की पर आ गया, लेकिन उसने जल्दी से फिर से भौहें सिकोड़ ली। इसे किसने चुना? तन खा दंग रह गया। मुझे नहीं पता। उन्होंने इसे सीधे पकड़ लिया। क्या यह बदसूरत है? हो जून कुछ सेकंड तक घूरता रहा, फिर धीमी आवाज में एक वाक्य बोला, यह बहुत सुंदर है, तान खा। होआक तुआन, शादी में दुल्हन का ध्यान न चुराने के लिए सावधान रहें, अन्यथा गोन एन आपके खिलाफ द्वेष रखेगा। किनके? किनके ने गंभीरता से उस पर उंगलियां चटकाईं। सबसे पहले, सिस्टर यान आन इतनी कंजूस नहीं है। दूसरे, शादी में कोई भी दुल्हन के अलावा किसी अन्य महिला पर ध्यान नहीं देगा। हर कोई समारोह के 2 मुख्य पात्रों के लिए यहाँ है। तीसरा, मैंने यहाँ आने से पहले सिस्टर यान आन को शादी की पोशाक पहनने की कोशिश करते देखा था। वह इतनी सुंदर है, मैं उसका ध्यान कैसे चुरा सकता हूँ? हो जून ने फिर से ठंडी सांस ली। वह तुमसे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है? तान खा ने आईक्यू कम करने के इस मुद्दे पर चर्चा जारी न रखने का फैसला किया। वह अनिच्छा से झुकी और हो जून के बगल में खाई से भाग गई। उस पल का फायदा उठाते हुए जब हो जून उसे रोक नहीं सका, वह आसानी से बाहर चली गई। मुझे सुश्रीन गोन आन का अंतिम रूप देखना है, हो जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। क्या आप गोन एन या हो जिंग यान से मिलने जा रहे हैं? क्या आज बाहर जाते समय आप फिर से अपनी दवा लेना भूल गए? मत जाओ। तन खा के पास अंततः किसी की ओर गहराई से देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह इस पागल आदमी के साथ नहीं उलझेगा। वह मुड़ा और बाहर चला गया। हो जून वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें काफी देर तक लगातार बदलती रहीं, लेकिन अंत में उसने फिर भी अनिच्छा से उसका पीछा किया। हो जुन के मौन विरोध के बाद शादी की पोशाक का निर्णय शेष 3 लोगों द्वारा किया गया। दोपहर के आसपास हो जुन तान खा को घर ले जाना चाहता था, लेकिन निश्चित रूप से नगोन आन सहमत नहीं था। रस्साक्षी के बाद भी हो जून ने ही समझौता किया। उन चारों ने पुराने घर में साथ में खाना खाने का फैसला किया। खाना खत्म करने के बाद हो जून और तान खा चले गए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस समय हो शेंगफेंग अचानक वापस आ गया। हालांकि उसका पिछला जीवन था, किनके की हो शेंगफेंग की छाप गहरी नहीं थी। वास्तव में वह अपने पिछले जीवन में केवल कुछ ही बार हो शेंगफेंग से मिली थी। उस समय वह केवल यह जानती थी कि हो शेंगफेंग और हो जून के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से वह यह नहीं जानती थी कि इसका कारण यह था कि हो जून एक नाजायज बच्चा था। इसके अलावा जब वह हो परिवार के पुराने घर में दाखिल हुई, तो उसे पता चला कि हो शेंगफेंग पहले ही सेवानिवृत्त होने के लिए उपनगरों में चले गए थे। छुट्टियों के दौरान पिता और पुत्र एक दूसरे को नहीं देखते थे, इसलिए तान खा और होआक थिनफोंग की मुलाकातें उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। इसलिए जब उसने सुना कि हो शेंगफेंग वापस आ गया है, तो तन खा को सबसे पहले आश्चर्य हुआ। उसने सहज रूप से अपना सिर घुमाया और अपने बगल में हो जून को देखा। जैसी कि उम्मीद थी, युवक के चेहरे का तापमान गिर गया, ठंडी उदासीनता से भर गया। आपने उसे कहा था? हो जुन ने हो जिंगयान को ठंडे भाव से देखा। हो जिंगयान की अभिव्यक्ति शांत रही। पुराने घर का क्या हुआ? कौन आया? किसी से जानना आपके लिए इतना मुश्किल है क्या? हो जुन की आंखों की गहराई में भावनाएं धीरे धीरे गहरी होती गईं। लेकिन वह यह भी जानता था कि हो जिंगयान सही था, सिर्फ पुराने घर पर ही नहीं। जब तक वह सिजू शहर में था, उसने क्या किया, वह किसके साथ था,
ये बातें हुओ शेंगफेंग की नजरों से कैसे बच सकती थीं? लेकिन जितना अधिक वह जानता था, हुओ जुन उतना ही अधिक अनिच्छुक था। कुछ सेकंड वहीं खड़े रहने के बाद वह मुड़ा, तान खा की कलाई पकड़ी और उसे दूर कर दिया। हुओ जिंगयान, आप कहाँ जाना चाहते हैं? मेसोनेट, हुओ जुन ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। उसके पीछे हुओ जिंगयान और यान आन एक दूसरे को असहाय भाव से देख रहे थे। पुरानी हुओ परिवार की जागीर एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी और जिस स्थान पर वे अभी खड़े थे वह मुख्य भवन के अंदर था। मुख्य इमारत के पास एक छोटी सी 3 मंजिला इमारत थी। हालांकि आसपास के अन्य छोटे घरों के विपरीत हुओ परिवार के छोटे से घर तक पहुंचने के लिए कांच से बने एक लंबे गलियारे से गुजरना पड़ता था। छोटे से घर की ओर जाने वाले गलियारे के बाहर फूलों से सजा एक गर्म घर है। तापमान और आर्द्रता बहुत उपयुक्त है। पूरे वर्ष चारों ऋतुओं में विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। हुओ जुन ने इसी कारण से तान खा को यहाँ खींचा था। लेकिन इस समय तन खा की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। वास्तव में जिस सड़क से वे अभी अभी निकले थे उसमें एक और सड़क थी जो मुख्य घर से जुड़ती थी। लेकिन अपने पिछले जीवन में तन खा इस छोटे से घर की ओर जाने वाली दिशा से और भी अधिक परिचित था। छोटे से घर के सभी कमरे दक्षिण की ओर थे। वह अपने पिछले जीवन में हमेशा वहीं रहती थी, खासकर भोजन कक्ष। उसे अच्छी तरह याद था कि दक्षिण की ओर तिरछे एक कांच का गलियारा था। दोपहर के बाद सूरज की रोशनी चमक उठी। हवा में धूल का हर छोटा कण चमकने लगा। जब तक कि उसे हुओ झोंगलों ने छोटे से घर की पहली मंजिल पर विशेष रूप से उस कमरे में बंद नहीं कर दिया। सारी धूप, रंग, उम्मीदें उसके जीवन से गायब हो गई थी। अचानक उसकी कलाई में दर्द हुआ जिससे तन खा को होश आ गया। उसने अपना सिर नीचे करके देखा। जिस हाथ ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ रखा था हुओ जून की 5 उंगलियां कसकर जकड़ी हुई थी। लेकिन किसी बिंदु पर युवक रुक गया। उसकी ठंडी आंखें थोड़ी भद्दी अभिव्यक्ति के साथ आगे देख रही थी। लंबे खाली दालान में जटिल रूप से पैटर्न वाले कालीन के अंत में एक काले त्रिकोणीय पियानो रखा हुआ था। वह पियानो थोड़ा परिचित लगता है। शायद पिछले जन्म में भी उसे यहीं रखा गया था और कई सालों तक यहीं छोड़ दिया गया था। बस इतना ही था कि जितने सालों तक तन खा पुराने हुओ परिवार के घर में रहा, वह एक आत्माविहीन शरीर की तरह रहा। कुछ ऐसी चीजें थी जो उसने अनुभव की, लेकिन उसका उसे कोई आभास नहीं था और उसे नहीं पता था कि वह परिचित भावना कहाँ से आई। हुओ जुन तान के देख सकता था कि आज हुओ जून की भावनाएं ठीक नहीं थी। अभी वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी चेंजिंग रूम से लौटा हो। युवक का पार्श्व प्रोफाइल तनावपूर्ण था। उसके गाल की हड्डियां थोड़ी कांप रही थी, मानो वह किसी ऐसी भावना को नियंत्रित करने और सहने की पूरी कोशिश कर रहा हो जो फूटने वाली थी। हुओ जुन, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? हुओ जून ने इधर नहीं देखा। उसके कान के पास छोटी लड़की की आवाज कभी दूर कभी पास थी, मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। लेकिन वह खुद इस दुनिया के अंधेरे में फंस गया था। कालीन के अंत में पियानो के सामने लंबे दालान में 2 आकृतियां, एक लंबी और एक छोटी, एक दूसरे से चिपकी हुई थी। उसकी ओर पीठ करके एक लंबा आदमी खड़ा था जो उसके सामने खड़ी लड़की के छोटे आकार को लगभग पूरी तरह से ढक रहा था। उसने लड़की की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, फिर उसे काले पियानो पर दबा दिया। खिड़की के बाहर की चमकदार चांदनी लंबे दालान में चमक रही थी, जो लड़की की बर्फ सी सफेद त्वचा को रोशन कर रही थी। लंबे काले बाल पियानो पर गिर गए। लड़की के आंसू बह निकले। उसकी आंखें खाली और दर्द भरी थी।
वह कई बार भागना चाहती थी, लेकिन जिस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था, उसने बल का प्रयोग करके उसे अपने सामने वापस खींच लिया, उसे ठंडे काले पियानो पर दबा दिया और उसे चूमा जैसे कि वह उसे नष्ट कर रहा था। एक पल में लंबे काले बाल नीचे खिसक गए, लड़की के चेहरे और बर्फ की तरह सफेद गर्दन को छूते हुए। वह चेहरा जो अधिक परिचित नहीं हो सकता था। उसने हुओ जून के दिल को जोर से धड़का दिया। हुओ जून का चेहरा पीला पड़ गया। छोटी लड़की की चिंतित आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी। एक पल में हुओ जून की आंखों का सारा अंधेरा गायब हो गया और सिर्फ सूरज की रोशनी से भरा एक लंबा गलियारा रह गया। हुओ जून का चेहरा बेहद भद्दा था। क्या आप देखते हैं? यह देखकर कि हुओ जून ने अंततः उसे जवाब दिया, तान खा ने अपने दिल की चिंता को थोड़ा कम किया। वह उस दिशा में आगे देखने लगी जिस ओर युवक इशारा कर रहा था। खाली दालान, बाहर फूलों का घर और त्रिकोणीय पियानो के अलावा वहां और कुछ नहीं था। तन खा ने भौहें सिकोड़ी, अपना सिर घुमाया। क्या देखा? छोटी लड़की के शब्दों पर हुओ जुन ने एक बार फिर अपना सिर उठाया, फिर उसकी नजर उधर गई। बहुत ही साधारण दृश्य के अलावा वहां और कुछ नहीं था। जैसे ज्वार अभी अभी उतर गया हो। यह अभी भी केवल उसका भ्रम था। लेकिन उसे ऐसा घातक भ्रम कैसे हो सकता था? हुओ जुन की कनपटियों की नसें उभर आईं। उसने लगभग सहज रूप से अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया जिस लड़की को पियानो पर दबाया जा रहा था और लंबे आदमी द्वारा चूमा जा रहा था। वह स्पष्ट रूप से किनके थी। इसे देखकर ही वह पागल हो जाना चाहता था, तो फिर उसे ऐसा भ्रम क्यों हुआ? तान खा देख सकता था कि इस समय हुओ तुआन की भावनाएं बेहद अजीब थीं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि उसके सामने खड़ा युवक अचानक हिल गया। पांचों उंगलियां उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए थी। उसे छोड़ने के बजाय युवक का पूरा शरीर तनाव में आ गया और उसने उसे आगे खींच लिया। पहले तो उसके कदम धीमे थे, लेकिन जैसे जैसे वह पियानो के करीब पहुंचा, तन खा ने महसूस किया कि उसकी कलाई को पकड़ने वाला हाथ इतना कस गया है कि वह लोहे की अंगूठी जैसा हो गया है। हुओ जुन, तुम। तन खा ने अभी अभी कहा था, और इससे पहले कि वह पूरा बोल पाता, किसी शक्ति ने उसकी कलाई पकड़ ली। अगले ही पल उसे अचानक बिना किसी चेतावनी के खींच लिया गया। उसका चेहरा चक्करदार हो गया और फिर उसे हल्के से पियानो पर लिटा दिया गया। तन खा दर्द से करा उठा और खुद को रोक न सका। क्षमा मांगना, उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति को कुछ बुदबुदाते हुए सुना। तान खा ने असमंजस में अपनी आंखें खोलीं। इससे पहले कि वह उन जानी पहचानी आंखों से मिल पाती, उसकी कलाई पर अचानक से पकड़ मजबूत हो गई और पियानो का ढक्कन जोर से दब गया। लेकिन उसके सामने खड़े व्यक्ति की गहरी काली आंखें उदास थीं। उनका ध्यान बिखरा हुआ था क्योंकि उसने उसे पकड़ लिया था और उसे जोर से चूम रहा था। कर्कश आवाज दबाव से भरी थी, माफ करना, तन तन। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सका। अध्याय 59। तो मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है। संपादन। फोन टैन खा ने शुरू में सोचा था कि वह वही थी जो पुराने हुओ परिवार के घर लौटने के सबसे ज्यादा खिलाफ थी, लेकिन उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह था, पुराने हुओ परिवार के घर से लौटने के बाद जो व्यक्ति अजीब हो गया वह नहीं थी, बल्कि हुओ तुआन थी। बात बस इतनी सी थी कि 11वीं कक्षा का सेमेस्टर लगभग खत्म होने वाला था और स्कूल में कई पाठ थे। छात्रों की इच्छा थी कि वे आराम करने और अपनी सांस लेने के लिए अपना समय कम कर सकें। इसके अलावा अध्ययन के लिए भेजे जाने का मतलब था कि अपने प्रतियोगिता परिणाम जमा करने के अलावा उन्हें साक्षात्कार की तैयारी के लिए अन्य दस्तावेज भी जमा करने थे।
किनके इतना व्यस्त था कि वह वास्तव में हुओ जून की परवाह करने के लिए कोई समय नहीं निकाल पाया। इतने व्यस्त कार्यक्रम के बाद यह आखिरकार महीने के अंत में समाप्त हुआ। इससे पहले कि हुओ जिंगयान और यान एन की शादी हुई, एक और कारण था, वह यह कि स्कूल में भाग लेने के लिए चुने गए छात्रों की सूची भी सामने आ गई थी। किनके का नाम कई वरिष्ठ छात्रों के साथ सुनहरे बोर्ड पर छपा था, जिसकी पूरे स्कूल के सामने प्रशंसा हो रही थी। एकमात्र 11वीं कक्षा के छात्र के रूप में किनके को अस्थायी रूप से कक्षा शिक्षक द्वारा प्रोत्साहन के लिए व्यवस्थित किया गया था, कड़वाहट के समुद्र से बच, ताकि वह समय से पहले स्नातक हो सके और अपने अध्ययन के अनुभवों को अपने सहपाठियों के साथ साझा कर सके जो 12वीं कक्षा में प्रवेश करने वाले थे। तनख्वाह को सहमत होना पड़ा। एक्सचेंज की बस एक शर्त थी। शेयरिंग खत्म होने के बाद वह स्कूल से जल्दी निकलने के लिए कहना चाहती थी। अब चूंकि तनख्वाह हाई स्कूल से स्नातक हो चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से कक्षा शिक्षक उसे किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं करेंगे, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। साझाकरण समाप्त करने के बाद तनख्वाह ने स्कूल छोड़ दिया। विला में लौटने के लिए एक कार बुलाई। वह यह आश्चर्य सबसे पहले हुओ जून को बताना चाहती थी। यूनिवर्सिटी या कुछ और में एक साथ स्कूल जाना। हुओ जून को लगता है कि उसे लंबे समय से उसकी याद आ रही थी। लेकिन तनख्वाह को आश्चर्य हुआ कि इस बार विला के दरवाजे के बाहर उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जैसे ही वह कार से उतरी, तनख्वाह ने देखा कि एक नौकरानी एक महिला को विला के मुख्य दरवाजे पर ला रही थी। वह वहीं सदमे में खड़ी रही। दूसरा पक्ष आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन तुरंत हंसने लगा। नमस्ते, हम फिर मिलेंगे, मिस टैन। तनख्वाह ने तुरंत अपना संयम वापस पाया और सिर हिलाया। हेलो, बहन, महिला ने थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें अब भी याद है कि मैं कौन हूँ? बेशक, तनख्वाह ने झिझकते हुए कहा, पिछली बार किएनथान में हम मिले थे। आप होआक के मनोवैज्ञानिक हैं। होआक ट्रोंग लाओ, है न? दूसरी पार्टी ने खुशी से सिर हिलाया। उसके लंबे, मुलायम भूरे बाल भी उसकी हरकतों के साथ थोड़े हिल रहे थे। मुझे खुशी है कि मिस टैन को अभी भी याद है। लेकिन आपने कुछ गलत कहा, मैं हुओ परिवार का मनोवैज्ञानिक हूँ, झोंगलो युवा मास्टर का मनोवैज्ञानिक नहीं। तनख्वाह दंग रह गया। वह बहुत चतुर और संवेदनशील थी, इसलिए वह दूसरे पक्ष के शब्दों के पीछे का अर्थ लगभग समझ गई थी। उसके सामने वाली महिला हुओ झोंगलो के साथ सभी संबंध तोड़ रही थी। यह पिछली बैठक से बहुत अलग है। मनोवैज्ञानिक को उसके विचार समझ में आ गए और वह मुस्कुरा दिया। पिछली बार मैंने मिस किनके को गलत समझा था। मुझे बहुत खेद है। लेकिन मैं यंग मास्टर झोंग लो से सहमत हूँ कि मैं अपनी पहचान को सक्रिय रूप से प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए मैं केवल आपको उनसे पूछने के लिए कह सकता हूँ। तनख्वाह को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? यह बहुत सरल है, क्योंकि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। मैं केवल वही काम करता हूँ जो रोगी की स्थिति के लिए लाभदायक हो। तुम्हारा मतलब यह है कि अगर यंग मास्टर झोंग लो मिस किनके को सब कुछ बता सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से उनकी स्थिति में मदद करेगा। यह सिर्फ इतना है कि यंग मास्टर झोंग लो को मिस किनके की राय की बहुत परवाह है, इसलिए वह उनके साथ इस तरह से व्यवहार करने को तैयार नहीं है। मनोवैज्ञानिक रुक गया और मुस्कुराने लगा, जैसे उसने अभी अभी खुजली खुजलाई हो। इसलिए मैं अपने कर्तव्यों के दायरे में ही रहूंगा और पेशेवर नैतिकता के विरुद्ध नहीं हूँ, तथा मुझे अपने आसपास के उन लोगों से संवाद करना होगा जिनका रोगी के साथ घनिष्ठ संबंध है, ताकि रोगी की स्थिति को कम करने में मदद मिल सके। तनख्वाह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर साफ साफ बोला, अगर उसकी स्थिति में वाकई सुधार हो सकता है
तो ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है ना? यह कहते हुए महिला भी थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी। जब मैं उनका इलाज करने आया था, उस समय के रिकॉर्ड के अनुसार यंग मास्टर झोंग लो की हालत में वास्तव में सुधार हुआ है। यह सिर्फ इतना है कि हाल ही में ऐसा लगता है कि कुछ कारक है जिसने उनकी स्थिति को उत्तेजित किया है। कौन सा कारक? इस समय किनके ने तुरंत पूछने से पहले दूसरे पक्ष के बोलने का इंतजार नहीं किया। वह हो जून की बदलती स्थिति को भी महसूस कर सकती थी, इसलिए जब उसने सुना कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा, तो वह सबसे पहले समझना चाहती थी। अफसोस की बात है, लेकिन महिला ने असहायता से अपना सिर हिलाया। मैंने अभी तक कारण का पता नहीं लगाया है। मैं केवल कुछ उपचार सुविधाओं के माध्यम से युवा मास्टर ट्रोंग लाओ की चिंता को कम करने में मदद कर सकती हूँ। तनख्वाह, तो क्या यह थेरेपी कारगर है? मनोवैज्ञानिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बिना कुछ कहे तनख्वाह को देखता रहा। जाहिर है कि यह प्रभावी है या नहीं, हमें अगली बार भी हुओ जून के मनोविज्ञान का अवलोकन जारी रखना होगा। तनख्वाह ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए गहरी सांस ली। फिर उसने दूसरे व्यक्ति की ओर हल्का सा सिर हिलाया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास कोई अनुरोध है, तो बस मुझे बताएं और मैं उनके उपचार में सक्रिय रूप से सहयोग करूंगा। मनोवैज्ञानिक की नजरें एक पल के लिए तनख्वाह को कुछ सूक्ष्मता से देखती रहीं। फिर वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत नहीं की। यह संभव है कि मिस तनख्वाह ने ही सबसे ज्यादा मेहनत की हो। तनख्वाह के पूछने का इंतजार किए बिना दूसरी पार्टी पिछली बार की तरह ही थी। तनख्वाह की ओर मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए फिर मुड़ी और जाने के लिए कार में बैठ गई। काली कार को जाते हुए देखते हुए जब तक वह दिखाई नहीं देने लगी, तनख्वाह बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे होश तभी आया जब नौकरानी ने आवाज लगाई। जब उसने विला की दूसरी मंजिल पर नजर डालने के लिए अपना सिर उठाया तो उसकी आंखें उलझन में थीं। फिर वह अंदर चली गई। विला में जब तनख्वाह दूसरी मंजिल पर गया और होआक तुआन के कमरे में प्रवेश किया, तो उसे वहां प्रकाश को रोकने के लिए खींचे गए मोटे भारी पर्दे देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। बस इस बार यह पिछली बार से अलग था। जमीन पर रखे लैंप की हल्की रोशनी भी नहीं जल रही थी। सूरज की रोशनी से भरे दालान से निकलकर अंधेरे में डूबी इस जगह पर कदम रखते ही किनके की आंखें स्वाभाविक रूप से ढल नहीं पाईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियां नहीं देख पाया। वह सिर्फ इस कमरे की जानी पहचानी अनुभूति पर ही भरोसा कर सकता था। उसे अच्छी तरह याद है, इस तरफ सोफा और कॉफी टेबल थी, दूसरी तरफ डेस्क थी, और वहां किनके का हाथ अंधेरे में फैला हुआ था जब अचानक किसी और हाथ ने उसे पकड़ लिया। अंधेरे में वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी, जिससे वह सहज ही चीख पड़ी। फिर एक बल ने उसके गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को खींच लिया, जिससे वह संतुलन खो बैठी और आगे की ओर गिर गई। बम! एक ध्वनि। तनख्वाह गर्म छाती में गिर गया। अंधेरे में उसकी 5 पतली उंगलियां, जो पहले सहज रूप से वस्तु को छूने के लिए खुल गई थी, अब उसका पूरा हाथ वस्तु के खिलाफ दबा हुआ था। जब एक दूसरे को छूने वाली त्वचा का तापमान मस्तिष्क तक पहुंचाया गया, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ने तुरंत प्रतिक्रिया करके सबसे पहले उसे बताया कि वह क्या छू रही है, और एक पल में तनख्वाह का चेहरा गर्म हो गया। तुमने शर्ट क्यों नहीं पहनी है? वह युवक जो पहले उसके ऊपर गिरा था, कुछ नहीं बोला। उसकी यह बात सुनकर वह हंस पड़ा। तुम ही अचानक भागकर आ गए? मैं अपने बेडरूम में हूँ, तो मुझे शर्ट क्यों पहननी है? इसके अलावा मुझे यकीन है तुमने शर्ट नहीं पहनी है। दूसरे पक्ष की चिढ़ाने के तहत तनख्वाह लगभग मौके पर ही अनायास जल जाना चाहता था।
उसने अपने निचले होंठ को काटा, अपने गुस्से को दबाया और उठने की तैयारी की, सिर्फ इतना कि उसके नीचे उस व्यक्ति का शरीर था, जिससे उसे सहारे के लिए हाथ रखने की जगह नहीं मिल रही थी। अंधेरे में वह सोफे के किनारे तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि नीचे वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसकी कलाई पकड़ेगा और उसे पीछे खींचेगा, उसे एक बार फिर अपने ऊपर दबा लेगा। तुम कहाँ छू रहे हो? यह जगह से बाहर है। छोटी लड़की इतनी शर्मीली थी कि उसकी उंगलियां मुड़ गईं। भाई, पहले मुझे नीचे जाने दो। नहीं। तुम खुद ही उछले, थोड़ा सा कहा और फिर नीचे चले गए। तुम्हें क्या लगता है मेरा शरीर क्या है? अगर अंधेरा न होता तो तनखा को शक था कि इस समय उसका चेहरा इतना लाल हो जाएगा कि खून भी निकल सकता है। यह व्यक्ति इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि ऐसी बातें कहे? मनोचिकित्सक। उसे लगा कि उसकी चिंताएं बेकार थीं। इस व्यक्ति को वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक की जरूरत थी, लेकिन स्पष्ट रूप से जिसका इलाज किया जाना था वह कोई अन्य बीमारी थी, है ना? यह महसूस करते हुए कि छोटी लड़की शर्मिंदगी से गुस्से में थी, हो जुन ने अंततः कुछ हद तक संयम दिखाया और छोटी लड़की का हाथ अपनी नंगी छाती पर दबाना बंद कर दिया। उसने काफी चिढ़ाया था, इसलिए उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, अपना सिर अपने हाथ पर टिका लिया और उस छोटी लड़की को देखने की मुद्रा बनाए रखी जो उसके ऊपर झुकी हुई थी। यह सही है, देखो। तान खा के विपरीत, हो तुआन की अंधेरे में देखने की क्षमता बहुत अच्छी है। इसके अलावा, चूंकि वह छोटा था, उसे रोशनी पसंद नहीं थी। उसका कमरा हमेशा अंधेरा रहता था और उसने धीरे धीरे अंधेरे में देखने की आदत बना ली थी। इसलिए भले ही अब कमरा बिल्कुल अंधेरा हो, वह हो जून के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकता था। इसलिए जब से छोटी लड़की पहली बार कमरे में दाखिल हुई थी, वह उसे अब की तरह गंभीरता से देख रहा था। मूलतः मनोवैज्ञानिक के सुझाव के कारण उसे अपनी इच्छाओं पर अस्थायी रूप से नियंत्रण रखना पड़ा, ताकि वह उस छोटी लड़की के साथ कुछ न कर सके। बात बस इतनी सी थी कि जिस समय उसने तान खा को असहाय होकर अंधेरे में इधर उधर टटोलते हुए देखा था और लगभग उसे पीछे छोड़ते हुए, हो जुन अभी भी हमला करने से खुद को नहीं रोक सका था। जब उसने उसे अपनी बाहों में लिया तो वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। सचमुच, संयम उसके लिए बहुत बड़ी यातना है। कुछ न होने की तुलना में अपने दिल में हमेशा से जिस असली तनख्वाह के बारे में सोचा करता था, उसे थामने से उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। बस। हो जून ने कुछ सोचा और भौहें सिकोड़ ली। अचानक उसके कान के पास सुनाई दिया, वह छोटी लड़की जो मुश्किल से सोफे की पीठ पर टिक कर बैठ पाई थी, धीरे से कह रही थी, मैंने अभी अभी एक मनोवैज्ञानिक को देखा है। हाँ, तान खा के लौटने के समय के आधार पर गणना करने पर हो तुआन को इस परिणाम से आश्चर्य नहीं हुआ। वह यह भी जानता था कि तान खा को निश्चित रूप से कुछ कहना है। हो जून ने कुछ नहीं कहा। अंधेरे में, जहां छोटी लड़की कुछ नहीं देख सकती थी, उसने लगभग लालच से उस सुंदर छोटे चेहरे को देखा। उसने उसे झिझकते और थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए देखा, जैसे कि वह इस बात से जूझ रही थी कि कुछ ऐसा कैसे कहे जिससे उसे ठेस न पहुंचे। उस गंदी सूरत को देखते हुए हो जून के दिल में खुजली हुई मानो अंदर चींटियों का झुंड रेंग रहा हो। काश वह उसे यहाँ खींच सकता, लेकिन इस समय वह उसे दबाना चाहता था। उसे दबाना चाहता था और थोड़ी देर के लिए उसे चूमना चाहता था। उसे तब तक चूमना चाहता था जब तक वह सिसकियां न लेने लगे और दया की भीख न मांगने लगे। हो जून की आंखें गहरी और गहरी होती गईं। महत्वपूर्ण क्षण में सभी खतरनाक विचार तुरंत उसके द्वारा बुझा दिए गए।
उसने अस्वाभाविक रूप से दूसरी ओर देखा। उसके गले से हल्की खांसी आ रही थी। लेकिन तनखा अभी भी उलझन में था कि अपना मुंह कैसे खोले। वह इन सभी बदलावों से पूरी तरह अनजान था और वह उस व्यक्ति के खतरे से कैसे बच निकला। 10 सेकंड से अधिक की चुप्पी के बाद अंततः उसे बोलने का मन बनाना पड़ा। हो जून, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें अचानक एक मनोवैज्ञानिक क्यों मिल गया? उसका जवाब असीम अंधकार और मौन था। तान खां ने बेचैनी से अपनी उंगलियों को भींच लिया। अगर तुम नहीं कहना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हें कहते हुए सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, न कि सिर्फ खड़ी होकर देखती रहूंगी, कुछ भी करने में असमर्थ। इससे वह बहुत चिंतित हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे मैं उस व्यक्ति को अपनी आंखों से एक खतरनाक चट्टान पर चलते हुए देख रहा हूँ। चिंतित हूँ, लेकिन उस तक पहुँचने और उसे वापस खींचने में असमर्थ हूँ। अपने व्यक्तित्व के कारण तनखा ने शायद ही कभी बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे अंतरंग शब्द कहे हों। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि अंधेरे में इस पल में उसकी सारी भावनाएं उसके चेहरे पर लिखी हुई थी। इसने वो जून को भी, जो मूल रूप से कुछ भी कहने का इरादा नहीं रखता था, अपना मन बदल दिया। इसलिए बहुत देर तक शांत कमरे में रहने के बाद, जब तनखा की आंखें उदास हो गईं और वह लगभग हार मान लेना चाहती थी, तो उसने अपने कान के पास एक कर्कश आवाज सुनी, माया। तनखा स्तब्ध रह गई। जल्दी से अंधेरे में देखा, पहले की तरह जांच करने की कोशिश की, लेकिन केवल किशोरी की आकृति देख सकी। क्या? फिर उसने किशोरी को एक हल्की आह भरते हुए सुना। यह एक हंसी की तरह लग रहा था, लेकिन एक आह की तरह भी था। तुम्हें भ्रम होने लगा है, टैन टैन। तनखा का दिल अचानक घबरा गया। एक क्षण में उसका हृदय दुखने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यदि यह वास्तव में एक भ्रम था, तो चाहे यह एक मानसिक बीमारी थी या मनोवैज्ञानिक बीमारी, यह कहा जा सकता था कि यह एक गंभीर स्तर तक विकसित हो गई थी, यहाँ तक कि दवा या चिकित्सीय उपकरण की भी आवश्यकता थी। किनके ने अनजाने में अपने होठों को काट लिया। उसकी उंगलियों ने उसकी हथेलियों को चुटकी ली। उसकी आंखें घबराहट और भटकते विचारों से भर गईं, लेकिन उसे खुद कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। अंधेरे में किशोर अभी भी अपनी बाह पर सिर टिकाए हुए बिना हिले डुले उसे घूर रहा था। कुछ सेकंड तक उसे देखने के बाद किशोर ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, लेकिन इस बार पहले से अलग था। इस बार अगर रोशनी चालू होती तो तनखा किशोर के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान देखता, जो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। उसने पहले सोचा था कि जब वह उसे इतना भयानक सच बताते हुए सुनेगी, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया भाग जाने की होगी। आखिरकार शुरू से ही वह उससे संपर्क करने के लिए आधी मजबूर थी और आधी धमकी दे रही थी, और अनिवार्य रूप से उसके साथ हो गई। इसलिए उसने सोचा कि जब उसने सुना कि उसकी बीमारी इस स्थिति तक बढ़ गई है, तो वह शायद उससे बहुत दूर भाग जाना चाहती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। एक पल में छोटी लड़की का चेहरा केवल दुख, चिंता और दर्द से भर गया। सभी प्रकार की जटिल भावनाएं एक साथ मिश्रित हो गईं, लेकिन कोई डर या सतीपन नहीं था, जैसा कि हुओ जून ने सोचा था। जब आपको नहीं दौड़ना चाहिए तब दौड़ने से वह कूद पड़ता है, जब भागने का समय आया तो इसके विपरीत। हुओ जून, मुझे तुम्हारे इलाज में मदद करने दो, यह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। उसने देखा कि छोटी लड़की ने अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया था। उसके होंठ कसकर काट रहे थे, जैसे कि वह खुद इस पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे आश्वस्त करने की पूरी कोशिश कर रही थी। हुओ जुन धीरे से हंसा। अंत में
वह इसे और अधिक नहीं रोक सका और फिर से आगे बढ़ा। अंधेरे में उसने बस सोफे को छुआ और उठकर बैठ गया। छोटी लड़की को उसने फिर से नीचे खींच लिया। इस समय वह वास्तव में सतर्क थी, लेकिन पहले सेकंड में जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो वह थोड़ी सख्त हो गई। फिर उसने उसे अपने सामने खींचने दिया। अब दूरी और भी कम हो गई है। गर्म सांसें बस कोने के आसपास हैं। उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाकर छोटी लड़की की ठोड़ी को धीरे से पकड़ लिया ताकि वह उसके होठों को कुचलने से रोक सके। फिर उसकी सांसों को रोकते हुए उसने अपना सिर उठाया और उस पर चुमा। तन, यह मेरी गलती है। गर्म सांस और होठों को धीरे से चाटने और काटने से तनखा का दिमाग अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन उसने हुओ जून को अपने कानों में यह कहते सुना। उसने सहजता से कहा, हाँ। जवाब में केवल हंसी ही गूंज रही थी जो और गहरी होती जा रही थी। मैंने पहले सोचा था कि तुम बहुत होशियार हो। आखिरकार उस समय केवल तुम ही जानते थे, इसलिए मुझसे दूर रहो। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि मैं गलत था। आवाज सुनकर हुओ जुन अंततः धीरे से उठ बैठा, छोटी लड़की की कलाई पकड़ी, फिर उसे पलट दिया और सोफे पर दबा दिया। वह उसके ऊपर झुक गया और ऊपर से उसे नीचे देखने लगा। अचानक स्थान बदलते समय छोटी लड़की अभी भी हतप्रभ थी। हुओ जुन, युवक कुछ नहीं बोला। वह नीचे झुका और उसके होठों को जोर से चूमा, मानो वह कुछ क्रूर भावनाओं को बाहर निकाल रहा हो। फिर वह धीरे धीरे शांत हो गया। उसने ऊबकर अपना चेहरा छोटी लड़की की गर्दन में छिपा लिया, उसके बालों से आती हल्की सी खुशबू को सूंघने लगा और एक कड़वी हंसी हंस दी। ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो, तान तान। छोटी लड़की ने चुपचाप स्वीकार किया। काफी देर बाद उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी 10 उंगलियां धीरे धीरे आपस में उलझ गईं। तो मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है? अध्याय 60। दुल्हन की सहेलियां और दूल्हे के दोस्त। संपादन फोन सप्ताहांत। हुओ जिंगयान और यान आन की शादी हुई। उद्योग में हर कोई जानता है कि हुओ जिंगयान हुओ शेंगफेंग का दत्तक पुत्र है। अफवाहों के अनुसार युवा मास्टर हुओ की तुलना में, जो अभी अभी देश लौटे हैं, हुओ शेंगफेंग अपने दत्तक पुत्र हुओ जिंगयान को अधिक महत्व देते हैं और उसका अधिक उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग मजाक में पूछ रहे थे कि क्या हुओ जिंगयान हुओ परिवार की नाजायज संतान थी जो बाहर भटक गई थी, लेकिन यह खबर स्पष्ट रूप से निराधार थी। अधिक से अधिक वे अपने आप में कुछ शब्द फुसफुसाते थे और बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। तो निश्चित रूप से कोई नहीं जानता था कि हुओ जून हुओ शेंगफेंग का असली नाजायज बेटा था। इसलिए क्योंकि हुओ जिंगयान को अच्छा उपचार मिल रहा था, वे सभी युवा मास्टर हुओ के साथ सहानुभूति रखते थे। सिर्फ इसलिए कि हुओ जिंगयान को हुओ शेंगफेंग द्वारा बहुत महत्व दिया गया था, और यहाँ तक कि शादी भी हुओ परिवार के पुराने घर में हुई थी। शादी से पहले अभी भी एक लंबा समय था, इसलिए कुछ लोगों ने पहले से ही निमंत्रण प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन हुओ परिवार का निमंत्रण पाना इतना आसान नहीं है। शादी के दिन जब तान खा और हुओ तुआन कार में थे और पुराने घर के मुख्य दक्षिणी द्वार पर पहुंचे, तो उन्होंने एक अतिथि को देखा जिसे निमंत्रण पत्र न होने के कारण रोक दिया गया था और अब वह सुरक्षा गार्ड के साथ अवसर का फायदा उठा रहा था। मोटा लाल लिफाफा भी सुरक्षा गार्ड की छाती में ठूंस दिया जाने वाला था, क्योंकि सामने वाली कार प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। हुओ जुन की कार धीमी हो गई। तान खा ने कार की खिड़की से बाहर देखा, पीछे मुड़ा और असमंजस में पूछा, तुम बाहर क्या कर रहे हो? हुओ जून ने हुओ जिंगयान को उसकी शादी की बधाई देने के लिए आने में बहुत ईमानदारी नहीं दिखाई थी और पूरे रास्ते आलसी और उदासीन था।
यह सुनकर उसने अपनी पलकें उठाईं और दूसरी ओर देखा। 2 सेकंड के बाद तनखा ने अपने बगल में बैठे युवक को ठहाके लगाते हुए हंसते हुए सुना। कोई निमंत्रण नहीं, सुरक्षा गार्ड को रिश्वत देने का इरादा है। कार के बाहर सुरक्षा गार्ड ग्राहक के हाथ में लाल लिफाफा देखकर थोड़ा सा घबरा गया। जब वह असमंजस में था, उसने अनजाने में अपना सिर उठाया और देखा कि खड़ी कार के पीछे एक कार रुकी है। कार की सामने वाली खिड़की के अंदर, जिस कोण से वह खड़ा था, वह ड्राइवर के बगल वाली पिछली सीट पर बैठे आलसी किशोर को देख सकता था। किशोर के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, उसकी आंखें उसकी ओर थीं। वह आश्चर्यचकित नहीं था, उसका हाथ ऊपर उठा हुआ था, मानो वह उदासीनता से उसका अभिवादन कर रहा हो। गार्ड की पिंडलियां कांपने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ सेकंड के लिए अकड़ने के बाद उसने अचानक अपना संयम वापस पा लिया, लाल लिफाफा जो लगभग उसकी छाती में था धकेल दिया और एक धार्मिक भाव के साथ कहा, आप निमंत्रण के बिना प्रवेश नहीं कर सकते, यह वो परिवार का नियम है, कृपया अपना सम्मान करें। सर, ऐसा कहने के बाद उसने ग्राहक की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जो उसके अचानक बदले रवैये से स्तब्ध था। इसके बजाय वह ड्राइवर की सीट पर चला गया और अंदर बैठे ड्राइवर को आदेश दिया कि वह कार को साइड में ले जाए, ताकि उसके लिए रास्ता बन जाए। हो जुन और तान खा इत्मीनान से गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ गए। गार्ड ने राहत की सांस ली, कार के नजरों से ओझल होने तक इंतजार किया और फिर हिम्मत करके झुककर अपने माथे से पसीना पोंछा। इस क्षण में जो मेहमान एक टकटकी लगाए गए थे, उन्होंने कहा कि सुरक्षा गार्ड को देखने के लिए बहुत ही अनजाने में उकसाया गया था। एक टकटकी जो ऐसा लग रहा था कि वह एक मानसिक रूप से मंद व्यक्ति को कुछ सेकंड के लिए दूसरे पक्ष को घूरने के लिए देख रहा था और अंत में दूसरे पक्ष को गुस्सा करने के लिए बहुत शर्मिंदा होने से पहले उसने कहा, यह मेहमान कार के मालिक को नहीं पता है कि आपको यहाँ आने की जरूरत है। पता चला कि उसे वास्तव में लाइसेंस प्लेट या कार में बैठे व्यक्ति की कोई छाप नहीं थी। वह गुस्से में था और कुछ सेकंड के लिए उसका गला रुक गया, लेकिन अंत में वह अपना मुंह खोलने और पूछने से खुद को नहीं रोक सका। उसका स्वर थोड़ा व्यंग्यात्मक था, क्या यह सिज्यू शहर का कोई बड़ा शख्स है जिसे मैं नहीं जानता? सुरक्षा गार्ड ने दूसरे पक्ष को अत्यधिक घृणा से देखा। यदि उसके पीछे कोई अन्य कार न होती, तो वह सचमुच दूसरे पक्ष की बकवास सुनने में बहुत आलसी होता। लेकिन अब उसका ध्यान भटकाने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने गुस्से से कहा, यह हमारे यंग मास्टर हुओ की कार है। आखिरकार केवल एक ही व्यक्ति है जो आखिरकार इस जगह में प्रवेश कर सकता है। क्या आपको लगता है कि उसे आपने जिस बड़े आदमी का उल्लेख किया है वह माना जा सकता है? मेहमान का चेहरा भय से भर गया। सुरक्षा गार्ड ने इसे देखा और इसे मजेदार पाया। जैसे ही वह दूर जाने वाला था, उसने दूसरे पक्ष को अपने होश में आते हुए सुना, हार नहीं मानी और अभी भी पूछ रहा था, वह अभी कार में बैठा व्यक्ति, क्या वह युवा मास्टर हो झोंगलो है? हाँ, सुरक्षा गार्ड ने अपना हाथ हिलाया, तो आप भी जानते हैं, उसने अभी अभी देखा। मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकता, आपको जल्दी से चले जाना चाहिए। उफ! मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा मालिक इस वजह से मुझ पर अपना गुस्सा निकालेंगे। क्या दुर्भाग्य है। इस बिंदु पर आकर ग्राहक ने स्वाभाविक रूप से आशा खो दी। निराश होकर अपनी कार में वापस आया, मुड़ा और चला गया। गार्ड सुरक्षा कक्ष में वापस आया और अपने सहकर्मी को बताया कि अभी क्या हुआ था, और दूसरी तरफ के लोग भी हंसने लगे। तुम बहुत बदकिस्मत हो। क्या यह सही नहीं है? लेकिन यह आदमी वाकई बहुत मजेदार है। उसे यह भी नहीं पता कि हमारे युवा मालिक की कार कहाँ है, फिर भी वह अंदर जाकर उत्साह देखना चाहता है।
मैं इसके लिए उसे दोष नहीं दे सकता। आप उसे दोष क्यों नहीं देते? युवा मास्टर को वापस आए 1 साल भी नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि पुराने मास्टर के साथ संबंध बहुत तनावपूर्ण है। इसे देखें, देश लौटने के बाद उसने जितनी बार दरवाजे में प्रवेश किया है उसे एक हाथ पर गिना जा सकता है। सर्कल में कुछ परिचितों से निपटने के अलावा बहुत से लोगों ने युवा मास्टर की उपस्थिति नहीं देखी है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उसके पास निमंत्रण पत्र प्राप्त करने की योग्यता भी नहीं है। यह सही है। युवा मालिक का व्यक्तित्व वाकई अजीब है। इतना बड़ा पारिवारिक व्यवसाय और इसकी जरूरत न होना। क्या आपको वाकई डर नहीं लगता कि बूढ़े मालिक का दत्तक पुत्र इसे मिस कर देगा? शश, आप इन शब्दों को लापरवाही से नहीं कह सकते। भविष्य में हमें खाने के लिए अभी भी उसके हाव भाव को देखना होगा। अगर यह शब्द दूसरे लोगों के कानों तक पहुंच जाए तो क्या आप तब भी चावल का यह कटोरा चाहेंगे? हो परिवार के पहरेदारों के भी यही विचार थे। बाहरी लोग केवल गहराई से सोच सकते थे। रास्ते में तान खा और हुओ तुआन कार से उतरकर भोज कक्ष में प्रवेश कर गए। वे कई बार मेहमानों के पास से गुजरे और उन्हें हुओ परिवार के 2 बेटों हुओ जिंग्यान और हुओ तुआन के बारे में चर्चा करते हुए सुना। तान खा ने जटिल भावनाओं के साथ हुओ तुआन को देखा, लेकिन हुओ जुन की अभिव्यक्ति सामान्य रही, मानो वह व्यक्ति जिसके मुंह में खतरा भरा हुआ था वह नहीं था। लेकिन बहुत जल्दी ही उसने तान खा की निगाह महसूस की और उसकी आंखें भी उस ओर देखने लगी। क्या हुआ? हुओ जून ने अनुचित तरीके से हंसते हुए कहा, डर है कि मैं तुम्हारे शिक्षक हुओ को कुछ कर दूंगा। दांत पीसते हुए कहे गए 2 शब्दों मेरा को सुनकर किनके उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका। यह शिक्षक हुओ और बहन यान की शादी है। पिछली बार मजाक करना ठीक था, लेकिन आज नहीं। अगर कोई और इसे सुनता है और हंगामा करता है तो मुझे डर है कि शिक्षक हुओ तुम्हें कुछ कर देंगे। सुनने के बाद हुओ जून ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और देखा कि तन खा सही था, इसलिए उसने सिर हिला दिया। तो फिर तुम्हें मेरी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी, तन खा। ठीक है। ऐसे प्रेमी के होने पर भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। दुल्हन की सहेलियों और दूल्हे के दोस्तों को आंगन में प्रवेश करने से पहले तैयार होना चाहिए। इस तरफ किनके और हुओ जून ने अभी भोज कक्ष में कदम रखा ही था कि एक नौकर कहीं से भागता हुआ आया और उत्सुकता से उन्हें चेंजिंग रूम में ले गया। मिस किन इस तरफ। युवा मालिक बटलर हुओ की तरफ के लोग बहुत पहले ही चेंजिंग खत्म कर चुके हैं, बस आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आखिरकार यहाँ आ ही गए। दोनों को अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा। किनके और हुओ जून को मेकअप कलाकारों ने लगभग 1 घंटे तक परेशान किया। किनके का स्वभाव अच्छा था, भले ही वह अपना धैर्य खो दे, फिर भी वह खुद को संयमित कर सकती थी, लेकिन हुओ जून का स्वभाव उतना अच्छा नहीं था। हेयर स्टाइल के आधे रास्ते में बारूद का केग मौके पर ही फट गया, जिससे स्टाइलिस्ट डर गए। हुओ जून का हेयर स्टाइल आखिरकार सफल होने के बाद ऐसा लगा जैसे वह किसी लड़ाई से लौटा हो। वह भोज हॉल में दाखिल हुआ। तन खा को अभी भी मेकअप आर्टिस्ट द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। बेशक वह भोज हॉल में उसका फिगर नहीं देख सकता था। हुओ जून ने किसी को बचाओ कहने के लिए मुड़ना ही चाहा था, लेकिन इससे पहले कि वह अपना सिर घुमा पाता, उसे पीछे से एक आवाज ने पीछे खींच लिया। युवा मास्टर हुओ, सिजू शहर लौटने के बाद आपसे मिलना पहले से भी ज्यादा मुश्किल क्यों हो गया? इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर हुओ जून ने अपनी भौहें उठाईं और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जो सामने आया वह वास्तव में उसके बुरे मित्र थे। डू यिंगजी, जियांग शान, क्यूई यिमिंग और कियाओ जिन और कियाओ यू सभी ऐसे लोग थे जिनसे किनके की पहले कियांचिंग में मुलाकात हुई थी। जिस व्यक्ति ने अभी चिढ़ाना शुरू किया था उसका नाम दाओ आन्ह कियट था।
और अब वह आगे चल रहा था। फिर वह आगे बढ़ा और हुआक तुआन को मुक्का मार दिया। मैं ज्यों हो परिवार के लिए गवाही दे सकता हूँ, वह आपके जैसे अशिक्षित और बेरोजगार व्यक्ति नहीं है। क्याओ जिन मुस्कुराया और आगे बढ़ा। मैं आधे साल तक अध्ययन करने के बाद विश्वविद्यालय के व्यवसाय विभाग में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सकता हूँ। मेरे पास आप लोगों के साथ घूमने का समय कैसे हो सकता है? जियांग शान, जो कुछ हद तक भयंकर दिख रहा था और उसके हाथ उसकी जेबों में थे, ने भी अपने हाथ बाहर निकाले और आगे बढ़ा। अभी अभी मैंने वहाँ क्यू कैन को 30 बार आपकी पढ़ाई के प्रति समर्पण की भावना की प्रशंसा करते हुए सुना। मेरे कान लगभग सुन्न हो गए हैं। इतना कहने के बाद तुओंग सैम हंसा। बुरा नहीं, सचमुच अद्भुत है। डू यिंगजी को छोड़कर, जो शिक्षा या नौकरी के बिना एक अमीर दूसरी पीढ़ी के रूप में इत्मीनान से घर पर रह रहे थे। जियांग शान और क्यूई यिमिंग दोनों कंपनी के मामलों के प्रभारी थे और वे मूल रूप से सहायक थे। सभी बुजुर्ग इस पहलू पर सहमत थे। उत्तराधिकारियों के समूह ने अभी अभी स्नातक किया था और उन्हें प्रशिक्षण के लिए बेसब्री से कंपनी में लाया गया था। लेकिन क्यू कैन क्यूडू अब कहीं और विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, इसलिए सभी 6 लोगों का इस तरह एक साथ इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। हो जुन के चेहरे पर दिल की गहराइयों से मुस्कान झलक रही थी। इतनी जल्दी में भी तुम फिर से शादी में शामिल होने के लिए आना चाहते हो? हमें यह बात तुमसे पूछनी चाहिए। क्यूई यिमिंग, जो लंबी मेज पर आधा झुका हुआ था, तुरंत उठ बैठा, अपना चश्मा उठाया और एक मुस्कान के साथ चला गया, जो एक मुस्कान नहीं थी। हो जिंगयान के साथ आपके रिश्ते को देखते हुए मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम अभी भी आपको यहाँ देखेंगे। क्यूई यिमिंग आगे बढ़ा। उसकी आंखें नीचे की ओर थी। वह हो जून के शरीर पर प्रतीक को देख रहा था। और एक दूल्हा चश्मा चमक गया। क्यूई यिमिंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, पीछे मुड़े और मजाकिया ढंग से हंसे। बटलर हुओ ने आपको किस तरह का कामोद्दीपक सूप दिया? पहले, क्या आप दोनों आग और पानी की तरह नहीं थे? आप युद्ध को रेशम में कैसे बदल सकते हैं? हो जून ने हल्के से मुस्कुराया, खंडन नहीं किया, बस पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे अब उसकी परवाह नहीं है? सामने बैठे सभी लोग दिल खोलकर हंसे। जब वे बातचीत कर रहे थे, तो अचानक उन्हें भोज कक्ष के एक कोने में शोर सुनाई दिया। हो जून के सामने खड़ी डू यिंगजी ने नजर घुमाई, फिर हो जून के पीछे की दिशा में देखा और दंग रह गई। वाह! हो, यह छोटी लड़की क्यों जानी पहचानी लग रही है? सभी ने देखा। तान खा को लाल दुल्हन की पोशाक पहने देखकर हो जून के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, पलटकर चला गया। अरे बाप रे! किनके दोनों भाई क्यू कैन और क्यू डू लगभग एक ही समय पर बोले। बाकी तीनों रुक गए। जैसे ही उन्होंने छोटी लड़की को देखा, क्यूई यिमिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह सुनकर वह भी मुस्कुराया और अपना चश्मा ऊपर उठाया। जैसा कि अपेक्षित था, मुझे सही से याद है। डू यिंगजी अभी भी अचंभित थी। किनके? यह नाम क्यों जाना पहचाना लग रहा है? क्या वह एक अमीर परिवार की युवती है जो बाहर नहीं जाती? यदि नहीं, तो उसके बारे में मेरी धारणा गहरी क्यों नहीं है? अपने होश में आते ही क्याओ जिन की अभिव्यक्ति जटिल हो गई और वह उसकी ओर देखने लगा। तुम्हारे जैसे सुनहरी दिमाग के साथ तुम क्या याद रख सकते हो, डॉ यिंगजी? इस समय अपेक्षाकृत शांत जियांग शान ने भी एक और चाकू जोड़ा। क्यानचिंग, हेलबार, आपको देखा। तो यह वही लड़की है। डू आनहक्यट ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर आश्चर्य से दोनों भाइयों क्यू कैन और क्यू डू को देखा। क्या आप लोगों ने नहीं कहा कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है? क्याओ जिन ने अपराध बोध से अपनी नाक को छुआ। मैंने यह कभी नहीं कहा।
मैंने सिर्फ सुना कि किनके ने स्कूल बदल लिया है, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। मुझे लगा कि यह ब्रेकअप है। क्याओ डू? बिल्कुल। ज्यू हो जिया को इतनी आसानी से कैसे जाने दिया जा सकता है? डू यिंगजी, इसका कमाल है। वह वास्तव में उसे सीधे यहाँ ले आया। डू यिंगजी के शब्दों की याद दिलाते हुए बाकी सभी जाग गए। कियाओ जिन की अभिव्यक्ति और भी बदल गई। क्या यह सीधे दिखावा है, या यह पहले एक पूर्वव्यापी हमला है और बाद में रिपोर्ट है? यदि श्री हुओ को पहले से पता होता तो कुछ नहीं होता। डू यिंगजी को कुछ समझ में आया। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्यो हुओ और हुओ जिंगयान साथ नहीं थे और फिर भी शादी में आए, तो यह इस वजह से था। उनमें से जियांग शान ने बात नहीं की। उसने क्यूई यिमिंग को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्यूई यिमिंग ने इसे महसूस किया। उसके मुंह के कोने मुड़ गए। मैं यह कहने के लिए यहाँ हूँ। हाँ, टुओंग सैम ने उत्तर दिया। तुमने क्या कहा? डू आनहकियट और क्यू कैन क्यू डू भ्रमित थे। लेकिन ते नहत मिन्ह मुस्कुराया। आप लोग गलत हैं। क्यू यी मिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और पास ही खड़ी छोटी लड़की की पोशाक की ओर इशारा करते हुए कहा, दुल्हन की सहेली की पोशाक। यह कहा जा सकता है कि लिटिल हो परिवार चाहे जो भी करे, उसे हो परिवार द्वारा मान्यता दी गई है। हर किसी की अभिव्यक्ति एक पल के लिए जटिल थी। कुछ सेकंड के बाद हमने कियाओ जिन को कमजोरी से कहते हुए सुना, हो परिवार ने स्वीकार कर लिया है। ऐसा लगता है कि हमें दूसरी शादी में शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्पष्ट रूप से वह हमें से सबसे छोटा है ना? डू यिंगजी ने अपने दांत पीस लिए। मैंने एक बार अपनी माँ के गर्भ से कसम खाई थी कि जो भी सबसे पहले एकल जीवन से छुटकारा पालेगा, वह कुत्ता है। संपादक के पास कहने के लिए कुछ है। उसने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि वह एक कुत्ता है।